Good afternoon, sir. Yes, good afternoon, Alok. Good evening, sir. गुड इवनिंग दिलीप, हाउ आर यू? इसमें एक दो बच्चे नए हैं, मैं उनके लिए बता दूं कि जो हमारा इनिशिएटिव है वो कैसे यूनिक है और कैसे कह सकते हो कि तुम्हारे लिए काफी बेनिफिशियल है। मैं उस पर दो चार बात कह दूं, फिर उसके बाद हम आज के क्वेश्चंस पे आते हैं। हमारा जो जीएस मेंस आंसर राइटिंग का जो उद्देश्य यह है 1000 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना या 100 क्वेश्चन सॉल्व करना। दिस इज नॉट अ बिग इशू। बिग इशू क्या है कि हम क्वेश्चन को कैसे इंटरप्रेट करें। और आप देखोगे कि अभी जो एग्जामिनेशन हो रहे हैं, होने वाले हैं आपके प्रीलिम्स के, वो ज्यादा दिन नहीं है, जून में आपके पेपर्स हैं। तो हमारा जो आंसर राइटिंग का इनिशिएटिव है, इसका उद्देश्य यह है कि जो भी पेपर्स कॉमन है, टॉपिक जो कॉमन होगा आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में और जो टॉपिक कॉमन होगा मेंस एग्जामिनेशन में, उन दोनों टॉपिक को, जो कॉमन टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे मेंस आंसर राइटिंग करते हैं। और यहाँ पे मेंस आंसर राइटिंग का मेन फोकस यही होता है कि आप क्वेश्चंस के पैटर्न को कैसे पढ़ते हो, कैसे उसको समझ पाओगे, उसे क्वेश्चंस के डिमांड को देखते हो। जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसके पहले हम आपको ये बताते हैं कि क्वेश्चन का देखो रिक्वायरमेंट क्या है, क्वेश्चन का डिमांड क्या है, और उसके बाद उस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर कैसे होगा, उस क्वेश्चन के यदि आप आंसर्स लिखना चाहते हो तो उसके आंसर्स के स्ट्रक्चर्स कैसे आप डिफाइन करोगे, हमने बात किया है। ये हमारी आई थिंक तीसरी या चौथी क्लास है, मेंस आंसर राइटिंग लोग की तीसरी क्लास है ये। एक हमने पहले क्वेश्चंस दिया था, उसके बाद मैंने दूसरी क्वेश्चंस दी थी, एक मैंने हिस्ट्री का क्वेश्चंस दिया था सबसे पहले, फिर उसके बाद मैंने पॉलिटी की क्वेश्चन दिया। पॉलिटी अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य यह है कि हम पूरे एक वीक में 3 क्लासेस होंगी आपकी। 3 क्लासेस में हम पॉलिटी देखेंगे, अगले 3 क्लासेस में हम हिस्ट्री का देखेंगे, मॉडर्न इंडिया का पार्ट देखेंगे, जो खास करके प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस में भी आते हैं और आपके मेंस के एग्जाम्स में भी वो इंपॉर्टेंट है। अब सवाल ये उठता है बहुत सारे के मन में, ये डायलेमा होती है कि सर क्या मेरा तो सिलेबस अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ है, तो हम क्या मेंस आंसर राइटिंग कर सकते हैं? देखो, दो तरीके हैं, या तो पूरा सिलेबस लोग कंप्लीट कर ले तब मेंस आंसर राइटिंग करें, और ऐसा जनरली पॉसिबल बहुत ही कम होता है, क्योंकि जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट होता है और फिर आप मेंस आंसर राइटिंग करने बैठते हो तो हो सकता है कि कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आपको वहां पे आए, आपके सामने एराइज हो, जिसका सोल्व करने के लिए आपको या तो फिर किसी टीचर्स या किसी ऑनलाइन रिसोर्स का मदद लेना पड़ता है। तो सवाल है कि हमारा जो ये इनिशिएटिव, इसमें कैसे आपको बेनिफिट्स है। देखो, यहाँ पे हम उन टॉपिक को टच नहीं करते हैं जिसमें आपको ओवरऑल सिलेबस का कॉन्सेप्ट जरूरी है। अब मैंने मान लो क्वेश्चन सिंपल सा दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर्स का क्वेश्चन है। अब बेसिक स्ट्रक्चर्स के लिए आपको बहुत सारी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मली लक्ष्मीकांत की बुक्स को पढ़ रहे हो, वहां से बेसिक स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चंस कर सकते हो। बेसिक स्ट्रक्चर यूपीएससी में भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में भी मिलेंगे, मेंस में भी पेपर क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाता है। तो कोशिश हमारा यहाँ पे यह है कि हम जो भी क्वेश्चंस को टारगेट करें वह टारगेट होगा स्टैटिक पार्ट पे, नॉट करेंट पार्ट पे। हम करेंट पे नहीं जा रहे हैं, करेंट पे जाएंगे हम लोग जब जून में प्रीलिम्स का एग्जाम्स हो जाएगा, उसके बाद हम लोग करेंट को टारगेट करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो स्टैटिक्स पास पूछा जाता है, यदि मान लो तुम लोगों ने पहले से पढ़ रखा है, तो अपने आंसर को इनहेंस करने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स दे सकते हो। जैसे मैंने दूसरा जो क्वेश्चन दिया था कि भारतीय संविधान जो है परिसंघीय है या एकात्मक है, इस पे आपको करना था, और उसमें मैंने ये भी क्वेश्चन में मेंशन कर दिया था कि उदाहरण के साथ इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो वहां पे हो सकता था आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिलेंगे करंट से, वहां पे आप जोड़ सकते थे। लेकिन मेरा मेन फोकस यहाँ पे होगा कि हम स्टैटिक पार्ट को टारगेट करें, करेंट को ना करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट दे रहे हैं। तो वो जो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट दे रहे हैं तो ओवरऑल हो सकता है उनका पूरा का पूरा सिलेबस कवर ना हुआ हो। ठीक है, तो ये हमारा उद्देश्य है कि हम आपको यहाँ पे क्वेश्चंस को टेकल करना बताएं, क्वेश्चंस के डिमांड को समझना सिखाएं, क्वेश्चंस का जो रिक्वायरमेंट है, आंसर का जो रिक्वायरमेंट होता है, स्ट्रक्चर्स जो होता है आंसर्स के, हम उसको फ्रेमिंग करना आपको बता सके। और उसके बाद जो आप आंसर्स लिखते हो, जनरली जो स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी उनको पता होगा कि हम लोग आंसर्स ऑनलाइन आपके ला करके आपके कॉपी चेक करते हैं। जैसे जनरली होता क्या है कि आप टेस्ट में या कहीं पे भी आंसर्स लिखते हो, आप लिख करके सेंड कर देते हो, किसी ने इवेलुएट किया और आपको फीडबैक रिटर्न में मिल जाता है। यहाँ पे हम वो काम नहीं करते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं कि आपके पेपर्स को ऑन स्क्रीन दिखेगा और फिर आपको पता चलेगा कि आपके आंसर्स में क्या कमियां हैं और क्या अच्छे पॉइंट आपने ऐड किया है, उसको भी हम अप्रिशिएट करते हैं। तो क्लियर हो गया होगा डाउट? यहाँ पे हम लोग कोई ऐसा नहीं कि यहाँ पे हम 1000 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या 2000 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारा टारगेट ये है हम क्वेश्चन के एनालिसिस करना सीख ले, हम क्वेश्चन के आंसर्स की डिमांड करना देख ले कि कैसे डिमांड फाइंड आउट करेंगे, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर्स, जो आंसर हम लिखते हैं उस क्वेश्चंस का, उसके स्ट्रक्चर्स कैसे हम ड्राइव करते हैं। क्योंकि बहुत सारे आप देखते हो क्रिटिकल एग्जामिनिंग
एग्जामिनिंग, एक्सप्लेन, ऐसे करके बहुत सारे शब्द आते हैं। उन शब्दों के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारा क्या इस सेशन का उद्देश्य है और हम आगे इसको कैसे फॉलो करते हैं। ये सेशन अभी चलेगा फेब और मार्च, 31 मार्च तक चलेगा। उसके बाद हम इसको क्लोज कर देंगे, क्योंकि जिनको प्रीलिम्स के एग्जाम्स देने हैं वो अपना प्रीलिम्स के एग्जाम्स में लगेंगे। फिर उसके बाद प्रीलिम्स के बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे। इसमें एक चीज और होगी, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 एंड जीएस पेपर 4। जीएस पेपर 4 में हम केस स्टडी अभी नहीं लेंगे। जीएस पेपर 4 में जो स्टैटिक्स पार्ट के जो क्वेश्चंस आते हैं उसके क्वेश्चंस होंगे। जीएस 3 में हम लोग जो स्टैटिक्स पार्ट से संबंधित कुछ क्वेश्चन होंगे, कुछ करेंट से होंगे, क्योंकि करेंट मैं पहले आपको बता दूंगा कि इस महीने का आप करेंट कर लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। जीएस पेपर 2 में पॉलिटी का सेक्शन देखेंगे। जीएस पेपर 1 में हम हिस्ट्री देखेंगे, खास करके मॉडर्न इंडिया देखेंगे, जो प्रीलिम्स में भी आपको इंपॉर्टेंट होगा। कुछ हम देखेंगे आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर सभी क्वेश्चंस देखने के लिए मिलता है। तो इस तरह से ओवरऑल ये सेशन का उद्देश्य होता है। क्या डाउट था? अच्छा सर, एक सब्जेक्ट लगभग कितने दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए? तो यही बात हुआ कि सर मुझे भूख लगी है, कितने रोटी खाऊं कि मेरा पेट भर जाएगा, ये वो सवाल हुआ। हम कैसे बता सकते कि तुम उसको कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हो? क्योंकि देखो यहाँ पे स्टूडेंट पे डिपेंड करता है ना, कि स्टूडेंट कैसे, कितना आपकी ग्रैप्स करने की पावर कितनी है। कुछ लोग कहेंगे कि हम तो 2 दिन में से पूरा पॉलिटी पढ़ लेंगे, कोई कहेगा कि सर हम तो 1 हफ्ते में पूरा का पूरा राजीव अहीर पढ़ लेंगे। तो पढ़ लेना एक अलग मैटर है, और दूसरा उसको समझ लेना एक अलग मैटर है। और पढ़ के समझ करके फिर अपने दिमाग में रखना और उसको एग्जाम में प्रोड्यूस करना, दिस इज अनदर मेथड। तो अब डिपेंड ये करता है कि आप किस चीज को कितना दिन देते हो। क्योंकि देखो जल्दीबाजी मत करना, जल्दीबाजी का काम शैतान का। क्योंकि जल्दबाजी के चक्कर में आप क्या करोगे, जल्दी जल्दी टॉपिक को कवर करने की कोशिश करोगे, ना कि उस चीजों को समझने की कोशिश करोगे। क्योंकि देखो बेस्ट तरीका यही है कि जो टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो, जस्ट पढ़ने से पहले टॉपिक पहले मत शुरू करो। सबसे पहले क्या करो कि जो टॉपिक्स पढ़ रहे हो उसके क्वेश्चंस बैंक, जो प्रीवियस ईयर के जो पीवाईक्यू हैं, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस बैंक हैं, उसके अकॉर्डिंग उस चैप्टर्स पे देखो कि कितने तरह के क्वेश्चंस वहां से पूछे गए एग्जाम्स में। अब क्या होगा, आप टॉपिक पढ़ोगे। अब टॉपिक पढ़ोगे तो तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चंस ना हमेशा हिट करता रहेगा, और जैसे ही टॉपिक कंप्लीट हुआ उस क्वेश्चंस को सॉल्व करो जो तुमने प्रीवियस ईयर के देखे हैं। और मैं यहाँ पे एक चीज रिकमेंड जरूर करूंगा कि कोशिश करना यूपीएससी का ओरिजिनल पेपर सॉल्व करने का। क्यों? क्योंकि आप इधर उधर मार्केट से जो पेपर्स लेंगे उनके क्वेश्चंस का लेवल या तो बहुत ही टफ होगा, आपको समझ में नहीं आएगा, या आप नहीं कर पाओगे, या बहुत ही लो कैटेगरी का होगा। लेकिन यूपीएससी का पेपर आप देखना, वो एकदम बैलेंस पेपर होता है, ठीक है। वो ना तो ज्यादा टफ होता है, ना ही ज्यादा बहुत इजी होता है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है, उसकी भाषा का बहुत क्लिष्ट है। और हिंदी माध्यम के साथ ये प्रॉब्लम है, क्योंकि भाषा आपको जब तक क्लियर नहीं होगा तब आप प्रश्न को नहीं कर पाते। तो मैं यही सजेस्ट सबको यही करता हूँ कि आप जो भी पेपर्स करें, जहां से भी क्वेश्चंस आपको मिले, खास करके टारगेट ये करना यूपीएससी का पेपर, चाहे वो मेंस का पेपर हो, चाहे वो आपका प्रीलिम्स का हो। क्योंकि एक्चुअली फाइट तो आपको यूपीएससी के पेपर्स के साथ करना और यूपीएससी के पेपर्स के लैंग्वेज के साथ करना है। क्वेश्चन हो सकता है बहुत आसान भाषा में पूछे, क्वेश्चन समझ में आपको आ जाए, लेकिन अब क्या इंटरप्रिटेशन उसका होता है। तो जो स्टार्टिंग कर रहे हैं उनके लिए यही है बेस्ट तरीका। टॉर्च बैरियर का काम है, एक तरह से करते तो लैंप पोस्ट का काम करता है, मार्गदर्शन का काम कर रहा है आपका यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का पेपर। जब वो कंप्लीट हो जाए पेपर, उसके बाद जहां आपको मन करे, जहां आपकी इच्छा हो, जिस भी पेपर्स को लगाना चाहते हो पेपर को लगाओ। लेकिन कोशिश पहला ये फर्स्ट प्रायोरिटी जो देनी है यूपीएससी के पेपर्स को देना। अब रही बात कि सर हमारा कंप्लीट कितने में होगा, दिन में होगा, कितने टाइम में होगा, ये तो टोटली तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कितने दिन में उसको पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि आप 10 दिन में पढ़ लीजिए या 15 दिन में। कुछ लोग कहते हैं कि हम पॉलिटिक्स 1 महीने में कंप्लीट कर लेंगे, हो सकता है वो कर लेंगे 1 महीना। हो सकता है कोई कहे कि सर हम तो 10 दिन में ही कर लेंगे, ये भी पॉसिबल है, वो भी कर सकते हैं। लेकिन हम देखेंगे कि हमारे अकॉर्डिंग कौन सुटेबल है और कौन सा सुटेबल नहीं है। ठीक है सचिन? आई थिंक आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ। जी सर। चलो अब इस क्वेश्चन का हम स्ट्रक्चर्स देखते हैं। क्वेश्चन है कि 1973 में केशवानंद भारती मामला संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत के विकास में ऐतिहासिक घटना है, वर्णन कीजिए। गुड, आप लोगों ने आंसर्स को लिखा है और काफी आंसर्स मैंने देखे सबका। लेकिन कुछ चीजें हैं जो जनरली आंसर्स में आप लोग 1-2 क्लास में जो मिस कर रहे हो सॉल्व आउट करने में, कि लिखना कुछ और है, लिखा कुछ और जा रहा है। और दूसरी बात है कि जो क्वेश्चंस का डिमांड है उस चीज को आप
फिर पिकअप नहीं करो, क्योंकि कुछ चीजों में आपने इतना फैक्ट डाल दिया है ना कि फैक्ट बहुत ज्यादा हो गया है। और कहीं पे जो, क्योंकि दोनों क्वेश्चंस में अलग है, पहला क्वेश्चंस में फैक्ट के साथ साथ थोड़ी सी एनालिसिस देनी है घटना, क्योंकि वो सीधी सी बात कहता है कि केस है, एक मामला, एक इशू है केशवानंद भारती मामला, उसमें क्या ऐसा लगता है आपको कि ये जो केशवानंद भारती मामला जो है एक तरह से एक ऐतिहासिक घटना हुई है, खास करके मूल संविधान, जो संविधान का हम बेसिक स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं उसके इवैल्यूएशन में। दूसरा जो है संघीय वाला, ये संघीय पूरा का पूरा कंसेप्चुअल है, क्योंकि देखो आप देखते हो कि भारत की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो ना ही पूरी तरह से संघीय है और ना ही पूरी तरह से एकात्मक है, दोनों का बैलेंस भी हुआ है, दोनों का समायोजन यहाँ दिखाई देता है। लेकिन अब बात होती है कि जब हम संघीय कहते हैं तो संघीय का क्या ढांचा होनी चाहिए, क्या क्या चीजें इसमें संघीय का ऐड है, और एकात्मकता कहाँ पे दिखाई देती है, क्या सेंटर स्टेट के रिलेशनशिप को डिफाइन करने में एकात्मकता दिखाई दे देती है हमें, खास करके आप राष्ट्रपति शासन, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल की बात कर लो, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में गवर्नर रूल लगता था, तो इस तरह से क्या वहां पे एकात्मकता दिखती है कि किस तरह से जो गवर्नमेंट की जो पूरी की पूरी पॉलिसीज होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में आ जाता है, पहली। दूसरा आप ये देखते हो कि जो पावर दिया गया है गवर्नर को, तो विधानसभा के द्वारा जो बिल पास कर दिए जाते हैं, क्या उसको रोकने का जो पावर है वो भी कहीं ना कहीं क्या क्या एकात्मकता की ओर लेके जाती है या नहीं लेके जाती है। तो इस तरह के हम इश्यूज अभी हम देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये स्ट्रक्चर्स बता दूं कि जब कहीं पे प्रश्नों में वर्णन करना होगा, क्योंकि आप लेकिन देखा होगा जब क्रिटिकली एग्जामिनिंग करना होता है तब, या एक्सप्लेन करना होता है तब, हमने हर प्रश्न के पहले मैंने आपको एक स्ट्रक्चर्स दिया, उस स्ट्रक्चर्स में हमने बताया कि देखो जब भी प्रश्न लिखोगे तो प्रश्न के 2-3 चीजें जो है उसको तुम्हें समझना पड़ेगा कि आंसर का डिमांड क्या है और आंसर का रिक्वायरमेंट क्या है। तो सब पहला जो सवाल है वो है वर्णन करना। तो वर्णन करना में क्या करोगे, थोड़ा सा इसको समझना, क्योंकि खुद तुम लोग अपने से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। इस सेशन का भी मेरा उद्देश्य यही होता है कि जैसे क्या एक कहावत है ना कि आप किसी को एक दिन फिश खिला दोगे तो उसकी पूरी जिंदगी नहीं कट जाएगी, लेकिन उसे फिश पकड़ना सिखा दोगे तो उसको जब मन करेगा फिश खाने का मन करेगा, वो तालाब से जाएगा, नदी से जाएगा, फिश पकड़ के ले आएगा। लेकिन अब कोई कहे कि हमें फिश खाना है और तुम एक दिन खिला दोगे, 2 दिन खिला दोगे, कितना दिन खिलाओगे, नहीं खिला सकते ना। उस केस में हम क्या करते हैं कि हम उसको फिश पकड़ना सिखा देते हैं। वही सवाल यहाँ पे है, आज हम 100 क्वेश्चन कर ले या 200 क्वेश्चन कर ले या 2000 क्वेश्चन कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ क्वेश्चन लिमिटेड क्वेश्चन हो, क्वेश्चन की क्वालिटीज हो, और फिर आप सीख लो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखा जाता है, तो फिर आपको किसी गाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने लिखे हुए प्रश्नों को खुद पढ़ करके आइडेंटिफाई कर लोगे कि आपके प्रश्न में क्या कमी होती है। आंसर राइटिंग इज आर्ट, ये कोई बाय बर्थ लेकर के नहीं आता है, ये कला है, और कला हमेशा सीखी जाती है। कुछ एक्सेप्शन हो सकता है कला में कि बाय बर्थ उस कला को जानते हैं, मूर्ति कला हो गया, म्यूजिशियन हो गया, ये लोग बाय बर्थ हो सकते हैं, लेकिन आंसर राइटिंग बाय बर्थ नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसको आप इनहेंस करते हो। स्टार्टिंग में जिगजैग होगा, धीरे धीरे 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन के बाद तुम खुद देखोगे तुम्हारा लेवल पहले से इनहेंस होता है। माइक मेंटर के रूप में आपके साथ है ही। जब भी कभी क्लास में डाउट हो ना, आप हैंड रेस कीजिएगा, आपकी स्क्रीन पे हैंड रेस का ऑप्शन होगा, आप हैंड रेस करेंगे तो हमें यहाँ पे आप हाईलाइटेड हो जाओगे और मुझे पता चल जाएगा कि पार्टिकुलर स्टूडेंट को कोई डाउट है, तो हम बीच में बोलेंगे कि आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, आप अपने जो प्रश्न है हमसे पूछ सकते हैं, तो फिर आप पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि 11th का जो क्वेश्चन हमने दिया था वो दिया था 1973 में केशवानंद भारती मामले के संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत के विकास में ऐतिहासिक घटना है, इसका वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि जब हम बात करते हैं क्वेश्चंस का, उसमें एक शब्द आता है डिस्कस करना। डिस्कस करना है, एक्सप्लेन करना है, क्योंकि इंग्लिश का शब्द है, इंग्लिश के शब्दों पर ध्यान रखना। इसमें 2 चीज देखेंगे, एक हम देखेंगे हमारा आंसर का डिमांड क्या है, दूसरा हम देखेंगे हमारा आंसर का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखोगे कि कोई यदि इशू बेस्ड है, क्योंकि यहाँ पे इशू दिख रहा है, क्योंकि क्या इशू है यहाँ पे दिख रहा है कि 1973 का केशवानंद भारती मामला, हो सकता है अभी तुम्हें तो पता है कि इसकी पॉजिटिव इंपैक्ट ज्यादा दिखी है, लेकिन हो सकता है कि कुछ ऐसे संशोधन या ऐसे जजमेंट हो जो हो सकता है कि सोसाइटी में दूसरे निगेटिव वे में भी लेकर के जाए,
तो तुम्हें तो पहले ये पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन किस तरफ से, ये पॉजिटिव डिमांड की बात कर रहा है कि किस तरह की इनहेंसमेंट हुई है। ठीक है। दूसरा, जब किसी चीज की पॉजिटिव इनहेंसमेंट होगी तो उसका इम्प्लीकेशन भी हमें सोसाइटी में दिखेगा, या हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन में भी वो इम्पैक्ट हमें दिखता है कि किस तरह का प्रभाव उस जजमेंट के बाद आई है। तो देख सकते हो कि क्या उसका कोई इम्प्लीकेशन है, या कह सकते हो कि क्या उसका कोई हमें परिणाम दिख रहा है, हम उसकी भी बात कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि कोई जजमेंट के बाद कुछ आलोचनाएं भी हो सकता है कोई उसे क्रिटिसाइज भी करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कि कभी कभी कोई जजमेंट राइट टू स्पीक होता है ना, आपके मूल अधिकार के लेकर के आप बार बार देखते हो कि किसी धर्म को, पार्टिकुलर धर्म को लेकर के यदि कोई मिमिक्री करता है तो कोर्ट किस तरह के जजमेंट देती है, या कोर्ट किस तरह के स्टेटमेंट्स यूज करती है अपने जजमेंट्स में, उसको भी कहीं कहीं पे लोग कोर्ट करते हैं कि कोर्ट ने इस केस के हियरिंग के दौरान ये स्टेटमेंट दिया है। तो उस तरह का भी इंफॉर्मेशन कुछ है क्या उसकी बात हम करते हैं। लेकिन जब हम आंसर स्ट्रक्चर्स लिखते हैं, जब भी डिस्कशन में आंसर सीखने दो, सबसे पहले इंट्रो पार्ट करोगे। मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाता है, क्योंकि इंट्रोडक्शन में हो सकता है कि आप किसी करंट इशू है, यदि कोई करंट मुद्दा चल रही है, उस मुद्दे को एड्रेस करके तुम इंट्रो अपना स्टार्ट कर सकते हो, या कॉन्स्टिट्यूशनल कोई प्रोविजंस को लेकर के है तो उसको लेकर के इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हो, या हो सकता है कोई नेशनल या इंटरनेशनल कोई एनजीओ है जिसने कोई रिपोर्ट लेकर के आई हो, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यदि कोई क्वेश्चन आपके सामने बनता है तो उस रिपोर्ट को कोट करके आप आंसर्स को आगे इंट्रो स्टार्ट कर सकते हो। तो पहला पार्ट ये हुआ। जब हम सेकंड बात करते हैं तो सेकंड बात में हम कहते हैं पॉजिटिव और निगेटिव। हो सकता है उसकी पॉजिटिव भी कुछ एस्पेक्ट हो, या हो सकता है उसका कोई निगेटिव एस्पेक्ट भी हो सकता है। थर्ड पॉइंट में कहता है कि मान लो यदि कोई जजमेंट लाई गई तो उसके लाने के पीछे कारण क्या था। क्या ऐसा ही सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दे दिया? सुप्रीम कोर्ट में कोई केस जाती है हियरिंग के लिए, या कोई बात दाखिल किया जाता है, उसके पीछे कोई ना कोई काउज होता है, कोई ना कोई कारण होता है। आगे केशवानंद भारती गए क्यों थे सुप्रीम कोर्ट, उनका कौन सा राइट वायलेट किया गया था? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो उसके पीछे कोई ना कोई क्या काउज है, ये आप एड्रेस करोगे उस क्वेश्चंस पे। उसके बाद देखोगे जो रेमेडीज दी गई, जो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया, वो सॉल्यूशंस क्या था, और लास्ट में तुम उसका कंक्लूजन कर दो। और कोशिश करना कि कंक्लूजन ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी नेगेटिव ही हो सकता है या पूरी की पूरी पॉजिटिव। लोग बोलते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव व्यूज है तो आप हमेशा पॉजिटिव लिखें। देखो ये जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव ही हमेशा हो, लेकिन हाँ व्यूज कंक्लूजन बैलेंस होना चाहिए, ना ही नेगेटिव ज्यादा हो ना ही पॉजिटिव हो, क्योंकि हर इशू को आप हमेशा कैसे पॉजिटिव कह सकते हो, क्योंकि आप जब किसी चीज को परम सत्य मान लोगे, एब्सोल्यूट ट्रूथ मान लोगे, तो आपने कहीं पे डिस्कशन का तो कोई मौका ही नहीं छोड़ा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक बैलेंस व्यू दीजिए, एक ब्यूरोक्रेट के नाते, ब्यूरोक्रेट माइंडसेट के अकॉर्डिंग की हो सकता है कि जो समक्ष मुद्दे लाए जा रहे हैं उसमें हो सकता है कि कुछ और एनालिसिस करनी चाहिए, या लोगों को और भागीदारी करके बात कर रखनी चाहिए। क्योंकि मान लो जो किसान आंदोलन अभी प्रेजेंट में चल रहा है, तो किसान आंदोलन का एकदम एक पॉजिटिव भी नहीं कह सकते तुम, आप पूरी तरह नेगेटिव भी नहीं कह सकते तुम। क्यों? क्योंकि इन दोनों पक्ष जो है आपस में बैठे बातें करें, जो इशू एराइज की जा रही है उस इशू को एड्रेस करें। ठीक है, तो इस तरह का एक कंक्लूजन, बैलेंस कंक्लूजन उसको कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि जब हम सवाल दिए हैं आंसर्स में, क्वेश्चन जो तुम्हें मैंने दिया है उस क्वेश्चन को इस फॉर्मेट पे करना है। अब देखो जब आंसर राइटिंग करते हैं, ये तो क्लास में हम इतना बता दीजिए, पहले इंट्रोडक्शन कर लो कि पॉजिटिव नेगेटिव बातें करो। जब तुम आंसर राइटिंग करते हो ना, ये चीज को दिमाग में रखना पड़ता है। लेकिन स्टार्टिंग में होता क्या है, जब स्टार्टिंग में आप आंसर लिखना स्टार्ट करोगे तो ये बातें दिमाग में नहीं रहेंगी, ये धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग में एक पैटर्न जनरेट करेगा। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि क्वेश्चन, कहते हैं ना कि कुछ ये कहा जाता है कि क्वेश्चन का आपने आंसर तो लिखा है, इन कौन बातें पहले लिखनी चाहिए थी, कौन बातें आपको बाद में लिखनी चाहिए थी, ये चीज आप नहीं कर पा रहे हैं। कहने का मतलब एक पैराग्राफ यदि आपने लिखा तो पैराग्राफ का इंटरकनेक्शन होना चाहिए, इंटरलिंकिंग होना चाहिए बिटवीन द पैरालाइंस, पैराग्राफ्स। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो चीजें जैसे जैसे याद आई वैसे वैसे हम आंसर में लिखते चले गए, पहली बात। दूसरा, मैं बार बार आप लोगों को भी पहले से क्लास से बोलता आ रहा हूँ कि यहाँ पे जो भी आंसर लिखोगे आप कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करोगे। मेरी बात फिर मैं क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पे,
आप जो भी आंसर्स यहाँ पे लिखेंगे उसको आप कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मैं टारगेट क्वेश्चन जो कर रहा हूँ वो प्रीवियस ईयर का P/Q कर रहा हूँ, ठीक है। P/Q है प्रीवियस ईयर का यूपीएससी के मेंस के पेपर्स हैं। तो कोशिश ये करना है कि आंसर्स लिखे हुए मार्केट में मिल जाते हैं, लेकिन आपको परचेज नहीं करना है, क्योंकि हर साल क्वेश्चंस का पैटर्न बदलता है, क्वेश्चंस का डायमेंशन अलग होगा, समझ नहीं पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन रिपीटेड तो होगा नहीं, कोई ऑप्शन का पेपर तो है नहीं कि कुछ क्वेश्चन रिपीट आ जाए, लेकिन ये जीएस का पेपर यहाँ पे क्वेश्चन हमेशा नए नेचर में तुम्हें दिखाई देगा। तो फिर वहां तुम्हारे प्रीवियस ईयर के पेपर्स किए हुए रहोगे तो उससे ये पता चल जाएगा कि हमें क्वेश्चंस को टारगेट कैसे करना है। लेकिन आंसर यदि आप देख करके लिखेंगे, हो सकता है यहाँ पे हम बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आपको दे दें या अच्छा फीडबैक हम आपको दे दें, उससे आपका काम नहीं चलेगा। तो ध्यान रखिएगा, आंसर देख करके मत लीजिएगा। ऐसा नहीं कि बुक सामने खोल लिए और बैठ करके आंसर्स हम लिख रहे हैं, ये भी नहीं करना है। मैंने पहले क्लास में बोला था, करना क्या है, आप चैप्टर को पढ़िए, बंद कर दीजिए। हो सकता है कहीं से आपके पास कोई नोट्स हो, उस नोट्स को पढ़ो, नोट्स को बंद कर दो और फिर एक आउटलाइन अपने पेज पे ड्रॉ करो कि देखो तुम्हें कौन कौन सी चीजें याद रहती हैं, और फिर उसको अपने पैराग्राफ में लिखो, फिर मुझे सेंड कर दो। यहाँ ये नहीं दिखाना है कि हम बहुत अच्छे आंसर लिख रहे हैं कि बहुत, क्योंकि यहाँ बहुत खराब लिखोगे तो ज्यादा तुमको फायदा है, क्योंकि तुम पे मैं ज्यादा अटेंशन दूंगा, मैं तुम्हें ज्यादा डिस्कस करूंगा। अब जब तुम्हारे आंसर्स बहुत अच्छे ही होंगे तो फिर ये क्लास का कोई फायदा है नहीं, आपको ऑलरेडी आता है, तो आप और चीजें पढ़ने में अपना समय लगा सकते हो, ठीक है। अब सवाल होता है कि प्रश्न को टारगेट कैसे करोगे, तो मैं सबसे पहले आप लोगों के प्रश्न को उठाता हूं, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न किसका है भाई? स्क्रीन पे यदि किसी को प्रश्न को लाने में दिक्कत है तो मुझे पहले बता देगा, हम उसकी स्क्रीन पे नहीं लाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हमारा प्रश्न आप नहीं लाए स्क्रीन पे। यदि किसी को लगता है, लेकिन ऐसा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि सारे स्टूडेंट ही हो आप लोग, सब लोग एक ही फील्ड के हैं। जीनत, आर यू हियर? यस सर। जीनत, तो पहले तो तुम एक काम करो, स्केल लेकर के ना लेफ्ट राइट जगह छोड़ो, ठीक है। आदत डालो पेपर लिखने का, इस तरह का पेपर नहीं मिलेगा तुम्हें। पेपर्स जो मिलेंगे एग्जाम्स में वो कैसे होंगे? यूपीएससी का पेपर देखा है ना आपने, क्वेश्चन आंसर शीट, यस सर। हाँ उसके अकॉर्डिंग करो थोड़ा, अभी से आदत डालो, ठीक है। चलो आपका प्रश्न हम देख रहे हैं। या प्रश्न देखने से पहले मैं इसका आंसर डिस्कस कर दूं? क्या कह रहे हैं सर? ठीक है, पहले क्वेश्चन ही देख लीजिए सर। सर लास्ट में डिस्कस कर लीजिएगा। चलो ठीक, देखो कहता है कि 1973 केशवानंद भारती मामला संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत के विकास में ऐतिहासिक घटना है, वर्णन कीजिए। हमने यहाँ पे वर्ड लिमिट नहीं दिया आप लोगों सर को। अगर आप पहले आंसर डिस्कस कर, हाँ सर उसमें है सर, अगर आप डिस्कस कर लेते हैं तो वो चीज हम लोग पॉइंट ऑफ रख लेते हैं दिमाग में कि क्या क्या करना है, तो समझ में आने लगता है क्लियरली। ठीक है, मैं पहले आंसर डिस्कस कर देता हूँ। क्वेश्चंस था केशवानंद भारती का जो मामला था 1973 का, 1973 का, इस क्वेश्चन को तुम्हें टारगेट करनी थी। कैसे करते, ध्यान से समझना। इस केस में तुम दो चीजें कर सकते हो। पहली बात कि जब 1973 है तो पहले पैराग्राफ जो होगा, फर्स्ट पैराग्राफ में क्या करना, मूल संरचना का जो सिद्धांत है, खास करके संविधान का मूल संरचना का जो सिद्धांत है उसके बारे में कुछ लिख दो, एक दो लाइन के बारे में, क्योंकि मूल संरचना का सिद्धांत एक भारतीय न्यायिक सिद्धांत है, जिसके अनुसार भारत के संविधान की कुछ मूलभूत विशेषताएं हैं जिन्हें संसद द्वारा संविधान संशोधन के माध्यम से क्या किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है, या तुम उसको हटा सकते हो, चेंज भी कर सकते हैं या रिमूव भी कर सकते हैं। तो पहले लाइन में यही कर दिए कि मूल संरचना का जो सिद्धांत है, खास करके भारतीय संविधान के अनुसार कहा गया है कि संसद के पास यह अथॉरिटी है, संसद के पास यह पावर है कि वह संविधान के किसी भी पार्ट के में कोई परिवर्तन करना चाहे, चेंज करना चाहे, या उसको
रिवोक करना चाहे, हटाना चाहे, ओमिट करना चाहे तो कर सकता है। अब ये कहानी शुरू हो गई। फर्स्ट पैराग्राफ में हमने बताया कि क्या कर सकता है संविधान, क्योंकि आखिर अल्टीमेट पावर किसके पास है? संसद के पास ही है। संविधान में संशोधन करने का पावर तो संसद को दिया गया है। अब संसद यदि किसी चीज को हटाती है या कोई चीज को ऐड भी कर सकती है वो, या उसमें कुछ चीजें इंफॉर्मेशन है उसको चेंज भी कर सकती है। यह जो पावर है वो कहां तक, क्या ये पावर एब्सोल्यूट इन नेचर है कि कुछ भी वो आए और चेंज करके चला जाए, या कुछ ऐसे पावर एब्सोल्यूट इन नेचर नहीं है, उसके लिए कोर्ट ने क्या इंटरप्रेट, तब ये जाकर के केस खुलेगा। अब तुमने क्या किया, लोगों के साथ में क्यूरियोसिटी डाल दी कि ठीक है ये पावर है संसद के पास है, तो किसी भी चीज को लेकर के आएगी, चेंज कर सकती है, रिमूव कर सकती है या नया चीज ऐड कर सकती है। अब ये चीजें कहां तक संगत हो, किस चीज को, किस पार्ट को चेंज कर सकती है या नहीं कर सकती है, ये केस पूरा क्लियर करता है। अब देखो सेकेंड पैराग्राफ में क्या करना, इन द पार्ट ऑफ द सेकेंड पैराग्राफ, सेकेंड पैराग्राफ में जब आप सेकेंड पैराग्राफ इसका लिखते हैं, उस केस में आप क्या करेंगे, अब बताएंगे कि जो ये शक्ति है संविधान संशोधन का, वो विवादास्पद है, विवाद का कारण भी है, विवाद का मुद्दा रही है। विवाद का मुद्दा रही है क्यों? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने, देखोगे कि शुरू का जो संविधान का व्याख्या है, खास करके संविधान की शाब्दिक व्याख्या की बात करूं मैं, इस दृष्टिकोण से सुप्रीम कोर्ट कहता है, खास करके देखोगे कि भारत संघ बनाम शंकरी प्रसाद मामला, शंकरी प्रसाद मामले में सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद आर्टिकल 368 के तहत मौलिक जो अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट हैं, जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट, सहित संविधान में संशोधन कर सकता है, करने का अधिकार है। लेकिन संविधान के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का फिर मामला देखोगे, जो गोलकनाथ मामला है, गोलकनाथ का केस, गोलकनाथ बनाम भारत संघ का मामला देखोगे, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकार जो है संविधान का, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो मौलिक अधिकार दिया है हमें, उसमें कहा उसने कि यह सर्वोत्तम है और अपरिवर्तनीय है, मतलब इसमें आप चेंजेबल नहीं कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि संसद संविधान में जो हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसमें संशोधन नहीं कर सकती, ऐसा मामला वो लेकर के आता है, जो मामला वो शंकरी प्रसाद मामले में कहता है। शंकरी प्रसाद मामले में क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट? कहता है कि आप इसको चेंज कर सकते हो। लेकिन गोलकनाथ मामला आता है तो सुप्रीम कोर्ट अपना ही फैसला को पलट देती है। ये सुप्रीम कोर्ट में होता है। ये सुप्रीम कोर्ट में पहले की बेंचेस ने यदि कोई डिसीजन दे रखी है तो दूसरी बेंचेस यदि बनती हैं, या दूसरा जो केस वही 10 साल बाद 5 साल बाद जब सुप्रीम कोर्ट में आता है तो अपने पहले वाले फैसले को पलटने की पावर उनमें होती है, वो बदल सकती है। ठीक है, अब पहला केस तुमने किसको देखा? शंकरी प्रसाद मामला। दूसरा केस तुम्हारे पास कौन सा आया? गोलकनाथ मामला। अब मुझे बताओ, शुरुआत तुमने प्रश्न का लिखने का कहां से शुरू किया? तुमने ये बताया कि संविधान में संशोधन में प्रक्रिया दी गई है जिसके तहत संसद को ये पावर है कि संविधान में दी गई आर्टिकल में कुछ परिवर्तन वो कर सके, या कुछ चेंजिंग कर सके, या कुछ नया वो ऐड कर सकती है। अब जब चेंजिंग की बात होती है, तो जब ये मौलिक अधिकार के चेंजिंग की बात हो गई तो कहा गया कि शंकरी प्रसाद मामले में कहा कि कुछ को भी, जिसको वो चाहे वो चेंज कर सकती है। लेकिन गोलकनाथ मामले में फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, यह परिवर्तनशील है मौलिक अधिकार आपका, मौलिक अधिकार को, फंडामेंटल राइट को आप परिवर्तित नहीं कर सकते। अब देखो अगला जो मामला आता है, जो अगला केस आता है, इसमें कहा इसने कि संसद में
खास करके देखोगे ये जो फैसला संसद ने दिया था गोलकनाथ मामले में, उसमें संविधान में संसद के द्वारा 24वां संविधान संशोधन लाया जाता है। अधिनियम से इस जो डिसीजन दी जाती है उसको परिवर्तित कर देता है। अब कहता है कि संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की पावर दी जाती है हमारा 24वें संविधान संशोधन के द्वारा, कि संसद किसी भी भाग को परिवर्तित कर सकता है। लेकिन फिर होता क्या है, ये जो परिवर्तन का जो है, ये जो संशोधन किया जाता है, खास करके ये जो संशोधन है किया गया था 24वां संविधान संशोधन संसद के द्वारा, इसकी वैधता को लेकर के एक केस आता है। वो केस का नाम है केशवानंद भारती बनाम भारत संघ। अब कहता है क्या कि सर्वोच्च न्यायालय में ये पावर लाई जाती है कि जो संविधान ने जो 24वां संविधान संशोधन किया है, उससे उसने कहा कि संविधान के पास, संसद के पास पावर है वो किसी चीज को भी चेंज करे। लेकिन वो जो रूल है, जो संशोधन की जो प्रक्रिया उन्होंने लाई गोलकनाथ केस को पलटने के लिए, जो संविधान 24वां संविधान संशोधन हुआ, उसकी वैधता, उसकी वैलिडेशन को लेकर के आती है मामला केशवानंद भारती बनाम भारत संघ। और यहां से तुम्हारा प्रश्न शुरू होता है। तो पहले तुमने क्या किया, बताया कि पावर क्या है भाई संसद का, क्या कर सकती है, उससे रिलेटेड थोड़ा सा बैकग्राउंड बना दिए। अब तुम्हारा भूमिका कंप्लीट हो गया। अब तुम आगे अपने प्रश्न पे। अब जब केशवानंद भारती मामले में क्या बातें उठाई गई, उन बातों को लिखो। जैसे सपोज करो कहा जाता है कि, यहां पे मैं बात करूं, कहा जाता है आर्टिकल 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत संसद क्या करेगी, मौलिक अधिकारों सहित संविधान में, संविधान का किसी भी पार्ट में, किसी भी भाग का संशोधन करने की शक्ति है। इस केस में कहा गया कि देखो संशोधन तो कर सकते हो, लेकिन उसके साथ साथ कुछ प्रतिबंध की बात की गई। प्रतिबंध की बात की गई और यहां से कॉन्सेप्ट आता है, देखोगे यहां पे कि किसको परिवर्तित किया जा सकता है या किसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, यानी किसको हटाया जा सकता है या नहीं हटाया जा सकता है। तो यहीं से एक कंसेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मूला, जिसको हम बोलते हैं मूल संरचना का सिद्धांत। मूल संरचना का सिद्धांत। और लेकिन एक बात याद रखना, सुप्रीम कोर्ट यहां पे एक ओपन एंडेड मैच रख देती है। वो कहती है कि पूछा गया कि मूल संरचना का सिद्धांत है क्या, कौन कौन सी पार्ट का मूल संरचना बोलोगे, तो बोला कि कोर्ट आपको टाइम टाइम पे बताता रहेगा, यानी आप चेंजिंग कीजिए, वैलिडेशन के लिए हमारे पास आएगा और हम डिसाइड करके बता देंगे कि ये मूल संरचना है या नहीं है। ये अभी नहीं कहा जा सकता। उस पार्ट्स को कहा, कुछ पार्ट को कहा कि हम आपको छोड़ देते हैं, जब भी इस तरह का वैलिडेशन हमारे पास आएगा तो हम बताएंगे कि मूल संरचना का सिद्धांत कौन सा है, किसको हम बेसिक स्ट्रक्चर्स मानेंगे और किसको बेसिक स्ट्रक्चर नहीं मानेंगे। यहां तक किसी को डाउट नहीं हो रहा है, क्वेश्चंस को फ्रेमिंग ऐसे चलेगी। स्टार्टिंग हमने कहा क्या है संसद का पावर, सेकंड हमने कहा कि भाई ये चीजें हुई थी शंकरी प्रसाद मामले में, उसके लिए उसके बाद फिर आया गोलकनाथ मामला। गोलकनाथ मामले में, गोलकनाथ मामले को पलटने के लिए संविधान में 24वां संविधान संशोधन किया गया। 24वें संविधान संशोधन की वैलिडिटी के, वैधता की जांच के लिए फिर आता है केशवानंद भारती मामला। केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ठीक है आप चेंज तो कर सकते हो, लेकिन किसको नहीं कर सकते, यहां से कंसेप्ट बनती है, उसको हम बोलते हैं मूल संरचना का सिद्धांत, जिसको हम बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा टाइम टू टाइम हम आपको बताते रहेंगे
कि कौन सा पार्ट मूल संरचना का है और कौन सा पार्ट मूल संरचना नहीं है। ये डिसाइड कौन करेगी? ये कोर्ट कहेगी कि भी संविधान में कहीं भी मूल संरचना जैसी कुछ नहीं है कि ये पार्ट मूल संरचना का पार्ट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब देखिए यहां से कहानी शुरू होगी थोड़ी सी, क्या? क्योंकि ये जो मूल संरचना का सिद्धांत है, न्यायपालिका ने मूल संरचना का जो सिद्धांत दिया उसका उपयोग किया और बहुत सारे मामलों में दिखाई देता है। अब देखो यहां से तुम्हारा क्वेश्चन हो गया थोड़ा सा फैक्चुअल। अब यहां से तुम्हें कुछ कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट को बताना पड़ेगा। यहां से कुछ कुछ केसेस ऐसे आएंगे सुप्रीम कोर्ट में, उसको भी तुम्हें यहाँ पे एड्रेस करने पड़ेंगे। तब क्वेश्चन में क्या होगा, शुरू में थोड़ा सा एनालिसिस करके बताया कि ये ऐसे ही मुद्दा उठा था, ऐसे ऐसे मुद्दा लाई गई थी, और उसके बाद इस मुद्दे को सॉल्व करने के लिए जब गोलकनाथ मामला आता है, जो बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट आता है, तो सुप्रीम कोर्ट उस बेसिक स्ट्रक्चर जो मूल संरचना का सिद्धांत है उसका यूज करके कैसे विभिन्न केसों में, विभिन्न संविधान संशोधन में बेसिक स्ट्रक्चर्स को डिफाइन किया। उसमें से पहला है तुम्हारा 42वां संविधान संशोधन, 42nd अमेंडमेंट, मतलब 42वां संविधान संशोधन। ये रहा। अब बताओ तुम लोगों में से किसी को याद है कि 42वां संविधान संशोधन था क्या? कोई बता सकते हैं? सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये कह सकते थे, ये छोटी छोटी पॉइंट्स लिखना है क्या? क्योंकि देखोगे कि संसद के पास जो पावर थी, पार्लियामेंट के पास जो पावर थी, आर्टिकल 368 में उसने कहा गया था कि वो किसी भी भाग को संशोधित तो कर सकता है, क्योंकि इसने अपने आप को पूरी तरह से असीमित पावर दे दिया, संसद को असीमित पावर दे दिया। और साथ ही ये भी कहा कि न्यायालय इसकी समीक्षा नहीं कर सकता, ये भी कहा इन्होंने 42nd अमेंडमेंट में। उसके बाद एक कोर्स एक आता है, ये 42वां संविधान संशोधन का थोड़ा सा डिस्कस कर लिए। दूसरा मिनर्वा मिल्स मामला, इसमें फिर मूल संरचना का सिद्धांत, मूल संरचना का सिद्धांत के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने 42nd अमेंडमेंट जो था उसको अवैध कर दिया, कहा कि नहीं ये गलत है, और कहा उसने कि न्यायिक समीक्षा उसकी अवैधता को काटा। क्यों? क्योंकि जब ये इन्होंने दिमाग तो लगाया, इन्होंने संसद ने तो दिमाग लगाया, उन्होंने कहा कि संविधान संशोधन लाते हैं और असीमित पावर दे देते हैं संसद को, चेंज कर दे, लेकिन इसको रिव्यू ना करे, जुडिशियल रिव्यू ना हो। जुडिशियल रिव्यू का मतलब न्यायिक समीक्षा ना हो, उसका रिव्यू ना कर सके वो। तो मिनर्वा मिल्स मामला जब आता है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो ये आपने जो 42nd अमेंडमेंट किया है 42वां संविधान संशोधन, ये अवैध है, क्योंकि कोर्ट की जो आपने ये पावर छीन ली कि सुप्रीम कोर्ट जो है न्यायपालिका जो है वो आपके द्वारा बनाए गए कानूनों का रिव्यू ना करे, समीक्षा ना करे। ये बेसिक स्ट्रक्चर है, आप इसको वायलेट कर रहे हो, आप इसको टारगेट कर रहे हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आ गया मिनर्वा मिल्स का मामला। अब इसके बाद एक केस को और उल्लेख कर सकते हो, वो है मेनका गांधी का मामला। उसके पहले एक और केस आता है, वो केस है बामन राव बनाम भारत संघ। एक केस इसके बाद आएगा मेनका गांधी बनाम भारत संघ। उसके बाद एक कोस आता किहोतो हुलोहान मामला। उसके बाद एक केस आता है एसआर बोमई मामला। उसके बाद देखोगे कि एक आता है चंद्र कुमार बनाम भारत संघ, और एक आता है IR कोहेल्लो मामला।
और लास्ट में जो अपडेटेड है वो है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। बहुत जो बीपीए की सरकार बनी ना तो यहाँ पे बहुत हुआ है, नेशनल NHJC, नेशनल जुडिशरी कब बनाते हैं ना कि जो कोर्ट में जो वकील वगैरह होते हैं, जज वगैरह जो होते हैं, उनके अपॉइंटमेंट के लिए। अब इन सारे केसेस को दो दो लाइन में तुम्हें लिखना है, क्योंकि देखो लंबा लंबा लिखने बैठोगे ना तो ये ऐसे बन जाएगा, लंबा नहीं करना है। अब आप लोगों को क्या करना था, केस देखो ध्यान से रखना, ये केस रटने वाली नहीं है। हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए कि इन सब में से कोई केस पूछ ले और किससे संबंधित हो, पहले पीसीएस वगैरह में पूछ लेते हैं, लेकिन कभी कभी हमें, अब यहीं पर लोग कहते हैं ना कि मैं फैक्ट पढ़ूं कि मैं एनालिसिस करूं, सर कैसे पढ़ूं। कुछ लोगों का ये टारगेट होगा कि पहले पीटी कर लो फिर मेंस करना, कोई कहेगा कि पहले मेंस कर लो फिर पीटी करना। अरे पीटी मेंस अलग नहीं होता है। तुम ये कोशिश करो कि पीटी में सिलेबस क्या है और मेंस में क्या सिलेबस है, दोनों की कंबाइन पढ़ाई करो, क्योंकि अलग से बैठ कर फैक्ट रटोगे तो रटाएगा थोड़े ना। तुम 1D एग्जाम थोड़े, रेलवे का ग्रुप डी का एग्जाम्स नहीं दे रहे हो ना कि आप कोई चीज ले लिए, या बैंक का तो एग्जाम्स नहीं दे रहे हो कि कोई एक पॉइंट वैल्यूज पूछ रहा है, ऐसा तो है नहीं। ये चीजें काम आएंगी, क्योंकि हमारा उद्देश्य भी यही है कि जो कॉमन पेपर है प्रीलिम्स का, जो कॉमन पेपर है मेंस का, कंबाइन पढ़े, केसेस पढ़े। अब बामन राव भारत संघ, मेनका गांधी का मामला क्या था, आर्टिकल 21 के तहत क्या मामला आया, कि हो तो हुलहान मामला जो था वो क्या था, एसआर बोम्बई मामला क्या है, चंद्रकांत वर्सेस भारत संघ का मामला क्या था, आयर कोहलो मामला क्या है, या राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का मामला क्या था। इन मामले के बारे में एक एक दो पॉइंट आप लिख सकते थे। ये कंटेंट आपको लक्ष्मीकांत के बुक्स में मिल जाती, या आपने जहां भी पढ़ा होगा, जिन टीचर से भी पढ़ा होगा, उन्होंने ये चैप्टर्स आपको पढ़ाए होंगे। तो इस चीज को डिस्कस एक एक लाइन में, दो लाइन में करना था। जैसे तुम देखते हो कि मेनका गांधी का मामला क्या था, कि मेनका गांधी को कहा गया कि जो उनकी पासपोर्ट जब्त कर ली गई थी, उसको कहा कि आर्टिकल 21 के तहत उनको लेकर के आ गए। अब आपको आर्टिकल 21 ध्यान में होगा। इस तरह से एक एक केस के बारे में एक एक दो लाइन तुम यहाँ पे मेंशन करके निकल जाते, और लास्ट में जब कंक्लूजन लिखते तो कंक्लूजन में फोकस किसी इस केस का नहीं करते, केशवानंद भारती के मामले का कर देते। कहते कि केशवानंद भारती मामले में मूल संरचना का जो सिद्धांत का कॉन्सेप्ट दिया गया, जो मूल संरचना का सिद्धांत जो विकसित किया गया, वह वर्तमान में संसद का जो संविधान की जो मूल संरचना को प्रभावित किए बिना इसके किसी भी भाग में संशोधन या समाप्त करने की शक्ति है। अब सोचो, एक मामला आता है केशवानंद भारती, उसके बाद किस तरह का ये हॉरिजॉन्टली बढ़ते चला जाता है। बामन राव भारत संघ, मेनका गांधी क्यों हो तो, एसआर बोम्बई, चंद्रकांत, ये सारे मामले आते हैं, और हर सारे मामले में तुम्हें कुछ ना कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स का इंफॉर्मेशन मिलेगा। जैसे मैं दो पॉइंट में बता दूं, मैं पूरा डिटेल यहाँ पे नहीं करूंगा, बिकॉज आई एम नॉट टीचिंग यू पॉलिटी। हम आपको टीचिंग यहाँ पे पॉलिटी नहीं पढ़ा रहे, ना ही हम आपको यहाँ ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, ना ही हम आपको इस हिस्ट्री पॉलिटी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे नहीं। उन सब्जेक्ट के जो प्रश्न होंगे वो हम आपसे करवाएंगे, पढ़ना आपको है। हाँ, जहां नहीं समझ में आएगा वहां तुम बेहिचक मुझसे हेल्प ले सकते हो, या हमारे जो टीम के बाकी जो सदस्य हैं वो भी आपको मदद करेंगे। ठीक है, तो आप आपके जो भी डाउट्स हैं, हो सकता है आपके पास प्रॉब्लम ये हो कि सर मैं तो ऐसे सोच ही नहीं पाया, या मैं तो ऐसे सोच ही नहीं पाई। ठीक है, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। तुम क्या, कोई भी नहीं सोच पाता है। ठीक है, धीरे धीरे सोचोगे, धीरे धीरे तुम्हारे मन में ये चीजें डेवलप होंगी कि हाँ, क्वेश्चन को ऐसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखना। अभी मैं सबके प्रश्न देखने वाला हूँ, आंसर देखूंगा, आपको खुद पता चल जाएगा। अब आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि हमने आंसर्स में कैसे टारगेट किया है, हमने आंसर डिस्कस किया, आपको समझ में आ गया कि आपके क्वेश्चंस में कैसे फ्लो चलनी चाहिए थी, कैसे चीजों को आप बताते। दूसरी बात, किसी को भी लगे कि हाँ मेरे पास कंटेंट नहीं है, बेहिचक मुझे टेलीग्राम इंटेलेक्टिव ग्रुप पे मैसेज करो, मैं तुम्हें जो कंटेंट मेरे पास होगी वो मैं तुम्हें पर्सनली दूंगा। मैं ओवरऑल सब वहाँ ग्रुप में नहीं शेयर करूंगा। पर्सनली किसी को कुछ चाहिए आप मुझे बताइएगा, हम आपको रेफरेंस बता देंगे, या हम आपको कुछ पीडीएफ देना होगा तो मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा, या मैं आपको कुछ लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। उस लिंक पे जाकर के पार्टिकुलर किसी केस को लेकर के, इस केस की मैं बात नहीं करूँ क्योंकि आप लॉयर के तो स्टूडेंट है नहीं कि पूरा केस पढ़ना है आपको। कहने का मतलब कि कोई टॉपिक यदि है, वो टॉपिक का हम आपको लिंक दे देंगे, उस लिंक से भी जाके आप पढ़ सकते हो। तो जैसे बामन राव मामले का ही मैं बात कर दूं, थोड़ा थोड़ा मैं दो लाइन में बात कर रहा हूँ। जैसे बामन राव मामले में देखोगे कि क्या कहता है। बामन राव मामले में से पहले
एक चीज देख लो, मिनर्वा मिल्स का मामला। मिनर्वा मिल्स में कहा कि जो मूल संरचना का सिद्धांत है उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 42वां संविधान संशोधन किया गया है उसे उसने अवैध घोषित कर देता है। जब बामन राव मामले में आते हो तो न्यायालय कहता है कि केशवानंद भारती मामले के बाद कि यहाँ 9वीं अनुसूची में शामिल कोई भी अनुच्छेद जो होगी वो न्यायिक समीक्षा के दायरे में आएगी। आपको पता होगा कि 9वीं अनुसूची क्या होती है, क्योंकि 9वीं अनुसूची में यदि कोई चीज डाल देते हैं, सरकार डाल देती है, तो कहती है कि उसका ये है कि उसको न्यायिक प्रोत्साहन नहीं हो सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1973 से पहले कोई चीज डाला है तो उसका हम नहीं करेंगे, लेकिन 1973 के बाद यदि आपने डाल दिया है तो उसका हम करेंगे। Are you getting my point? लोगों को बचने के लिए, मान लो मैंने कोई रूल बनाया और कहा कि इस पे तुम सवाल ही नहीं उठा सकते, उसके लिए संविधान में प्रोविजन डाल दिया 9वीं अनुसूची। अब उसमें जो भी कानून डाल दिया जाएगा उस पर कोई रिव्यू ही नहीं होगा, तो भाई किसी का फंडामेंटल इन्फोर्समेंट भी तो आप कर सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1973 से पहले, केशवानंद भारती मामले से पहले यदि है तब तो हम नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद यदि आप डालोगे तो हम उसका न्यायिक परीक्षण करेंगे। तो ये भी एक मामला आता है। तो 9वीं अनुसूची का कॉन्सेप्ट कहां से आ गया तुम्हारे पास? बामन राव मामले में। ठीक है। दूसरी बात उन्होंने कहा, जो मेनका गांधी का मामला था, एक्चुअली मेनका गांधी का पासपोर्ट सीज कर लिया गया था, उन्हें पासपोर्ट नहीं देने की बात हुई, तो उसको आर्टिकल 21 के तहत टारगेटेड करके सुप्रीम कोर्ट में आया। जो किहोतो मामला था, खास करके देखोगे किहोतो मामले में इसमें याद रखना 99th शेड्यूल की बात हो जाएगी। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे आएगा आर्टिकल 21 के तहत जो पासपोर्ट की बात होती है वो आ जाती है। किहोतो मामले में जब तुम देखोगे तो इसमें इसने कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि जो विधानमंडल के जो अध्यक्ष होते हैं, विधानमंडल के जो अध्यक्ष होते हैं, उनका जो फैसला होता है उसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। ये कहा उन्होंने किहोतो ओलान मामले में। अगला जो मामला था वो मामला था एसआर बोमई वाला मामला। इसमें मैं छोटा सा पॉइंट बता दूं कि एसआर बोमई में कहा गया कि संविधान की जो संघीय संरचना है उसके जो संघीय सरकार को बर्खास्त कर देना, किसी सरकार को यदि कोई सरकार बर्खास्त कर, मतलब राज्य में यदि कोई सरकार है तो उसको बर्खास्त करने का पावर किसको पड़ेगा? केंद्र के सरकार के पास। तो कहता है कि सरकार को बर्खास्त कर देना संविधान की संघीय ढांचा के विरुद्ध है। ध्यान रखिएगा, हर केस का देखो मीनिंग, बहुत छोटे छोटे एक पॉइंट में बता रहा हूं, मैं पूरा डिटेल में पॉलिटी नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि तो बहुत लंबा चैप्टर है, आप लोग पढ़े भी होंगे। तो ऐसा बोलने वाला में कहा कि यदि कोई सरकार है उसको यदि आप बर्खास्त कर देते हो, ये संविधान के स्ट्रक्चर्स के विरुद्ध है। आर गेटिंग माय पॉइंट? वहीं चंद्रकांत वाले मामले में क्या कहता है? चंद्रकांत का जो मामला था, चंद्र कुमार का मामला जो था, चंद्र कुमार वाले मामले में कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो न्यायाधिकरण के जो प्रशासन है, न्यायाधिकरण के प्रशासन के लिए स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से उसकी स्वतंत्रता की पुष्टि करता है। मूल स्ट्रक्चर्स का पार्ट है, यहां पे कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। जो आयर कोल्हन मामला था, इसमें जो 9 बेंच बनी थी सुप्रीम कोर्ट की, एक कन्फ्लिक्ट बनती है। उसने कहा कि 9वीं अनुसूची को, उसने कहा कि मूल संरचना के आधार पर 9वीं जो शेड्यूल थी, 9वीं अनुसूची को न्यायिक समीक्षा से के दायरे में लाया। और लास्ट में जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बने, जो खास करके देखोगे एनडीए की सरकार के द्वारा बहुत बवाल हुआ था, इसने कहा कि भाई ये पूरी की पूरी मूल संरचना का के विरुद्ध है। अब मुझे बताइए कि आप लोगों को लग रहा है कि प्रश्न में और कुछ इनहेंस किया जा सकता था कि ओवरऑल पिक्चर क्लियर है? एनीवन, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। क्या हो गया, सबको नींद आ गई क्या? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। क्लियर है पिक्चर? ऐसे किसी क्वेश्चन को टारगेट करो, थोड़ी समय लगेगा, 2, 4, 5, 10 क्वेश्चंस लगेंगे, क्योंकि देखो खुद से आंसर लिखोगे और आसपास के लोगों से ही चेक कराओगे तो
देखो प्रश्न लिखना में बहुत कष्ट होता है। आई पर्सनली सजेस्ट एवरीवन, यस सर। आंसर राइटिंग इज अ पेन स्टैकिंग जॉब। कलम उठा करके किसी चीज के बारे में लिखना, उसके बारे में बोलना बहुत आसान है। बोलने के लिए तुम लंबी लंबी प्रवचन दे सकते हो, लेकिन जब लिखना पड़ता है तो समझ में आता है। और मैं यही चाहता हूँ कि जो हमारे बच्चे हैं, खास करके ब्लू आईएएस के टीम से जो भी लोग जुड़े हैं, उनको ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे हम लोग कोई लंबी बातें नहीं करेंगे आपके साथ कि ये करा देंगे वो करा देंगे। हम चाहते हैं कि आप मेहनत कीजिए, क्योंकि पता नहीं कल कौन रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन अब आपने यदि अपने मेहनत कर रखा है तो इतना जरूर है कि आप खुद कर लेंगे। क्योंकि डिजिटल मार्केट का दुनिया है, डिजिटलिंग दुनिया है, यहाँ पे चीजें अवेलेबल है। हाँ, फ्लड बहुत है इंफॉर्मेशन का, उसको कैसे तुम सिलेक्ट करते हो ये तुम्हारी नॉलेज पे डिपेंड करेगी। तो इस तरह से मैंने इस प्रश्न को डिस्कस किया है। अब मैं आपके प्रश्नों को देखता हूँ, यदि टाइम बचा तो सेकंड प्रश्न डिस्कशन करूंगा, अदरवाइज सेकंड प्रश्न को मैं मंडे को डिस्कस करूंगा आपके आंसर्स को। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। ओके सर। चलो ठीक है, तो मैं अब प्रश्न उठा रहा हूँ जीनत आपका। यस सर, ठीक है। ध्यान से समझना, मैं प्रश्न को, तुम्हारे क्वेश्चंस को एनालिसिस कर रहा हूँ। तुमने यहाँ पे लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने, यद्यपि बहुत अच्छा है, ऐसे कहानी आपने बताई थोड़ा कि 368 जो है संसद के मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी विभाग में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है, और संसद इस संविधान में किसी भी नए प्रावधान को जोड़ सकती है, ओमिट हटा सकती है, अपील कर सकती है, डिलीट कर सकती है, जो भी करना है कर सकती है। लेकिन यह एब्सोल्यूट इन नेचर नहीं है। क्यों? क्योंकि संविधान द्वारा जो किसी भी अधिनियम को संशोधित करने में संविधान की मूल भावना या संविधान के मूल लक्ष्य नष्ट नहीं होने चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर्स का कॉन्सेप्ट। हाँ, अब कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय काफी सूझबूझ और दूरगामी प्रभाव वाला था कि सुप्रीम कोर्ट ने संसद की व्यापक संविधान शक्ति को स्वीकार कर लिया। अब यहाँ से पहले उन दोनों केसों को थोड़ा सा बात कर लेते, शंकरी प्रसाद मामले को थोड़ा सा ऐड कर लेते, और फिर गोलकनाथ मामले को ऐड करते, और तब जाकर के हाँ जो, हाँ जी बोलिए। फिर हाँ आपने सर, जब आप सर अपना बताएं तो मुझे समझ में आया कि नहीं, मैं उस चीज को, ठीक है, ठीक, गुड, कोई नहीं। उसके केशवानंद इतिहास भारती मामले पे में सुप्रीम कोर्ट पे ने, मैं फोकस नहीं की हूँ। ठीक ठीक, संसद की संवैधानिक शक्तियों को संविधान के दायरे के भीतर ला दिया। इस विधायिका और न्यायपालिका का मत गतिरोध उत्पन्न हो गया, जहां एक और शासन व्यवस्था एक अंग का अपनाई शक्तियों का दायरा कम नहीं होने देना चाहती, वहीं दूसरा संविधान के स्वतंत्र को स्थापित करने का प्रयास कर रहा था। केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए संसद ने 42वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया। इसलिए संशोधन द्वारा अनुच्छेद 368 में 2 नए प्रावधान जोड़े गए। अब देखो, ये पूरा ना डिटेल नहीं करना है, ये जो लिख रही हो ना बहुत ज्यादा कंटेंट हो रहा है, इसको हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। अतः संसद इस यस नियम सर। में किसी भी प्रकार का संशोधन कर सकती है, संसद की संवैधानिक शक्तियां। अब तुमने पूरा का पूरा 42nd अमेंडमेंट की जो कहानी थी तुमने पूरी के पूरे टाइप कर दी हो, है ना? हाँ सर। बात तुमने लिखा है कि वस्तुतः 42वां संविधान संशोधन अधिनियम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केशवानंद भारती मामले में दिए गए निर्णय से उत्पन्न कठिनाई को दूर करने के लिए पारित किया गया था, जिससे यह कहा गया कि संसद अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग संविधान के मूल ढांचे को नष्ट करने में नहीं कर सकती। और ये कौन सा क्वेश्चन आ गया? अच्छा, परिसंघीय वाले लिखे हो, चलो कोई नहीं। अब आपको समझ में आ रहा है ना कि आपके प्रश्न में कहाँ पे प्रॉब्लम है, क्योंकि आप पूरी की पूरी 42nd अमेंडमेंट के जो डिटेल्स थे वो आपने यहाँ पे डिटेलिंग कर दिया है, और कंक्लूजन तो थोड़ा सा यस सर, ध्यान इसका रखना। इन दोनों का सर जो डिबेट था वही कर दिए हैं। नहीं, वो चीज गलत है ना। प्रश्न क्या था, मैंने आपके साथ आंसर डिस्कस कर रखा है। तो पहला सेक्शन आपका ठीक है, पहला सेशन में आपने अच्छे से कोड करने शुरू किया, लेकिन सेकंड में आगे के क्वेश्चन तो इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है? किसी का स्पीकर ऑन है, आप ऑफ करिए प्लीज। दलीप अपना स्पीकर ऑफ कीजिए। तो इस क्वेश्चंस को आप क्या करोगे, जब हम अगले वीक में मंडे को मैं जब दोबारा लेके आएंगे सेकंड वाला क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे, तो ये आंसर्स को फिर से दोबारा से लिख करके सेंड करोगे आप, ठीक है? यस जीनत? ओके सर, ओके, ठीक है सर। कोई नहीं। अंजलि, आर यू हियर अंजलि? जी सर। ओके।
1973 केशवानंद भारती मामला। भारतीय संविधान तत्वों और मूल भावना के संबंध में अद्वितीय रही है। केशवानंद भारती मामले बनाम केरल राज्य वाद विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने एक न्याय सिद्धांत दिया जिसका नाम था मूल संविधान का मूल संरचना का सिद्धांत। ठीक, मूल ढांचा संविधान का वह आधारभूत तत्व है जो कि भारतीय संविधान के अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए आवश्यक है, जिसे ध्यान में रखकर संविधान निर्माताओं ने संविधान का निर्माण किया। भारतीय संविधान में कहीं भी मूल ढांचा शब्द का उल्लेख नहीं है, कहीं पे मूल ढांचा का बात तो किया ही नहीं है। वह यह अवधारणा माननीय न्यायपालिका के जुडिशियली इनोवेशन का परिणाम है। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान का लोकतांत्रिक स्वरूप, मूल अधिकार स्वतंत्रता, वैश्विक मताधिकार। देखो अब कितना लिखते रहोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा ये कर सकते थे कि समय समय पे कोर्ट के दिए गए फैसलों, कोर्ट के द्वारा किए गए कमेंट किसी बाद में, और उस बाद में कौन कौन, एसआर बुमई मामला, मेनका गांधी मामला, ठीक है, चंद्र कुमार मामला, ठीक है, मिनर्वा मिल्स मामला, ऐसे केसों का तुम्हें यहाँ पे जिक्र करनी थी। उसके बाद आपने लिखा है केशवानंद भारती केस में सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 368 जो संसद को संविधान में संशोधन की शक्ति प्रदान करता है, उसके साथ संविधान के आधारभूत संरचना में बदलाव नहीं किया जा सकता। इस निर्णय में संसद के एक लक्ष्मण रेखा तय कर दी। इस फैसले की वजह से भारत में एक लोकतंत्र के रूप में बचा रह सका। देखो ये तो बाद में बताएगा कि कितना बचा रह सका, ठीक है, लोकतंत्र के रूप में, लेकिन हाँ, संविधान की जो निहितार्थ है, संविधान की जो आइडियोलॉजी है, वो जरूर बचा रहेगा। ठीक है, किसी भी देश का संविधान उस देश के मौलिक नियमों का दस्तावेज होता है। मौलिक नियम के साथ साथ कानूनी नियम भी होते हैं कि आपके क्या कर्तव्य भी हैं और आपकी क्या ड्यूटीज भी हैं, वो भी बताया जाता है। सरकार के द्वारा क्या चीजें की जाएंगी वो भी है। संविधान सबको एक मार्गदर्शन देता है। एक आम नागरिक से लेकर के भारत के राष्ट्रपति का भी कार्य क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उनकी ड्यूटी क्या है, वो भी संविधान डिसाइड कर रखा है, बता रखा है, रास्ता दिखा रखा है। इस दस्तावेज के आधार पर ही अन्य सभी कानून बनाए तथा चालू लागू किए जाते हैं। अब देखो ना, ये पूरा का पूरा कहानी ना ये स्टोरी टाइप का हो रहा है, तो इस चीज से बचो, क्योंकि प्रश्न तुम्हें जीएस के प्रश्न लिख रहे हो और कम समय मिलेगा और कम शब्दों में लिखना है। 150 से 200 शब्द, इससे ज्यादा शब्द का प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हाल के वर्षों में। तो इस तरह को ध्यान में रख करके इस प्रश्न को चलो। एसआर बुमई मामला 94 स्पष्ट व्याख्या करता है। क्या करता है? मूलभूत संरचना को, महत्व को समझाने को व्याख्या करता है। निष्कर्षतः इस सिद्धांत से भारतीय संविधान का और स्पष्ट व्याख्या की भारतीय न्यायपालिका और संवैधानिक व्याख्या की प्रक्रिया अनवरत विकास कर रही है। आवश्यक है कि संविधान के माध्यम से, अब देखो जब तुमने निष्कर्षता में लेकर के आया ना, तो फिर यहाँ पे तुम थोड़ा सा केशवानंद भारती मामले को यूज करो, क्योंकि क्वेश्चन पूरा का पूरा केशवानंद भारती मामले के इवेल्युएशन पे टिका हुआ है कि कैसे केशवानंद भारती का मामला आता है कोर्ट में, उसके बाद धीरे धीरे किस तरह से उसके बाद कॉन्सेप्ट डेवलप होना शुरू हो जाता है। आर गेटिंग माय पॉइंट? तो इस चीज को थोड़ा सा तो तुम्हें ध्यान होगा, तो थोड़ा सा क्वेश्चन तुम्हारा सेकंड पार्ट में आपका भी डाइवर्ट हो रहा है। आर गेटिंग माय पॉइंट? ठीक सर, ठीक ठीक। इस प्रश्न को फिर से आप लिखेंगी, लिख करके आप मुझे कल तक सेंड कीजिएगा। मंडे को हम लोग क्लास फिर कनेक्ट करेंगे। ओके सर। उसके बाद है सचिन। आर यू हियर सचिन? यस सर। भारत के संविधान लागू होने के बाद से ही इस बात का विषय रहा कि संविधान में अनुच्छेद 368 मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है या नहीं। इस संबंध में इस अनुच्छेद 368 को लेकर न्यायालय में सरकार और व्यक्तियों के बीच महत्वपूर्ण टकराव देखा गया है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को लेकर समय समय पर निम्न व्यक्तियों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। शंकर प्रसाद बनाम भारत संघ मामला, केशवानंद भारती एंड गोलकनाथ मामला। शंकर प्रसाद बनाम समय इसमें सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, गुड। गोलकनाथ मामला सर्वोच्च पूरी डिटेलिंग। केशवानंद भारती मामले में क्या कहा? सबसे महत्वपूर्ण केसों में से एक है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि भारत की संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। अच्छा, देखो इतना ना अंडरलाइन मत किया करो, ठीक है, इतनी ज्यादा अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है। जी सर। वहां अंडरलाइन करो। संविधान के मूल के आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। इस मामले को गठित संविधान सभा ने अब तक सबसे बड़ी पीठ 13 न्यायाधीशों की बेंच ने निर्णय मान्य है, तथा साथ में इसे यह जानकारी दी गई कि संविधान का मूल ढांचा क्या है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आधारभूत संरचना के सूचीबद्ध कर्म
अब इतना डिटेलिंग नहीं करनी है, ठीक है। कि अब ये नहीं तुमसे पूछा जा रहा है कि बता कौन कौन सा संवैधानिक थी, क्या बोलते हैं उसको, मूल संरचना है, ये तुमसे नहीं पूछा जा रहा है। एक इवोल्यूशन है, किस तरीके से मूल संरचना का अवधारणा बनती है और केसों में दिखती है। तो इतना टाइम यदि रहता है तो आप इसको करो, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि इतना डिटेलिंग में करना है कि क्या, क्योंकि देखो यही नहीं है ना, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट कल के डेट में कुछ और भी डिफाइन कर दे, क्योंकि वक्त वक्त पे सुप्रीम कोर्ट डिसाइड बताते रहेगी सरकार को कि देखो ये मूलभूत का संरचना, अच्छा। ठीक है। जी, जी। तो वहां पे तुम ये जब कह देते हो कि सरकार कोर्ट बताते रहेगी, सुप्रीम कोर्ट बताते रहेगी, तो इससे क्या होता है कि एक बैलेंस ओपन एंडेड आपने छोड़ दिया कि कल हो सकता है कि और डिटेल आए, ये कोई नहीं है कि लिमिटेड यही पार्ट होगा। थोड़ा सा और बाकी के केसों को ले लेते, क्योंकि देखो यहाँ पे तुमने ना 2-3 केस शंकरी प्रसाद माला गोलकनाथ को लेकर के और आगे निकल गए। जो अब यहीं पे जैसे तुमने यहाँ पे जो क्लियर किया ये वाली पार्ट, संविधान की सर्वोच्चता, कानून का शासन, अब किसको जजमेंट में कहा उसने या किस स्टेटमेंट में कहा। आर्टिकल 21 मेनका गांधी के मामले में आ जाता है, सरकार को बर्खास्त न करने वाला मामला। विधानसभा में जो विधान सभा की जो सरकारें होती हैं, राज्य सरकार जो होती है, उसको बर्खास्त करने की बात करता है, उसकी बात कर लो। तो किस तरह से कौन लोग केस का मामला हो गया, ऐसा बुमई का मामला होगा, तो इन सबको थोड़ा थोड़ा लिखते और उसमें एग्जाम्पल जैसे मैंने समझाया था उस टाइप से आप आगे लिखेंगे, ठीक है। जी सर। लास्ट जो है कि भारतीय संविधान आजादी के लगभग 70 साल बाद एक जीवन दस्तावेज के रूप में आज भी अपने अस्तित्व बनाए हुए है, जो भारत के संविधान के आधारभूत ढांचे को वर्तमान तक बचाया हुआ है, जो अनुच्छेद 368 के द्वारा संसद मूल ढांचे को छोड़कर संशोधित कर सकती है। ये बैलेंस व्यूज नहीं है, बैलेंस में आंसर जब नीचे लिखना है वहां पे तुम्हें केशवानंद भारती को कोट करके बता देना है कि किस प्रकार से जो सरकार की जो अल्टीमेट बात करती है, एब्सोल्यूट पावर जो था ना, उसको प्रतिबंध करने की कोशिश करती है केशवानंद भारती मामले के बाद का जजमेंट, है ना। क्योंकि सरकार हर चीज को नहीं चेंज कर सकती, चेंज कर सकती है, चेंज करे, लेकिन संविधान के जो मूलभूत ढांचा है उसको बिना हैम्पर किए हुए। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को भटकने ना दिया जाए। आपको जो चेंजिंग करना है, क्योंकि देखो परिवर्तन संसार का नियम है। हो सकता है कि संविधान सभा ने जिस समय जो कानून बनाया था वो कानून हो सकता है आगे आगे अप्रासंगिक हो जाए, हो सकता है कि उन्होंने उनकी विजन कुछ चीजों में ना दिखी हो। अब उनको थोड़ी ना पता था कि कल के डेट में क्रिप्टो करेंसी आएगा, डिजिटल मनी हो सकता है, ऐसी समस्या आ सकती। इसलिए उन्होंने संविधान संशोधन देने का कारण क्या था कि वक्त के साथ जरूरतें पड़ती हैं तो आप कानून बना सकता है संसद, ये पावर देने के लिए लाया। या वक्त के साथ हो सकता है कुछ चीजें अप्रासंगिक हो, उसको रिमूव करने का भी पावर दिया जा सकता है। लेकिन रिमूव करने के पावर का मिसयूज या ऐड करने का पावर का मिसयूज सरकार न करे, इसके लिए न्यायिक सक्रियता, जिससे रिव्यू बोल सकते हो, न्यायिक समीक्षा का अधिकार को फंडामेंटल राइट में बेसिक स्ट्रक्चर्स में डाला। क्यों? क्योंकि जब कोर्ट समीक्षा ही नहीं कर पाएगी तो जो बनाए गए कानून है उसका वैलिडेशन कैसे होगा? क्योंकि आपको 42वां संविधान संशोधन दिखता है। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा और ऐड करते, बाकी तुमने बाकी के जो पिछले जो आंसर्स लिखे थे उससे बहुत इंप्रूवमेंट आपके आंसर्स में, ठीक है, गुड। कुछ कहना है आपको? कल दोबारा लिख के दिखाऊंगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, हमें पढ़ने से प्रॉब्लम नहीं है, हमने सबको यही बोला है। एक बार नहीं, तुम 2 बार लिखो, 3 बार लिखो, तुम लिख कर सेंड तो करो। हम पढ़ने के लिए तैयार है, हमारी टीम पढ़ने के लिए तैयार है, इसके लिए आप परेशान मत होइए। ओके ओके सर। ओके, अगला किसका है भाई? ओके, दलित, आर यू हियर दलित? यस यस सर। संविधान के मूल ढांचे से तात्पर्य है कि संविधान में निहित उन मूल सिद्धांत जो लोकतंत्र के आदर्शों को स्थापित करते हैं, जिनके बिना संविधान शून्य है। इसके विकास हेतु समय समय पर अनेक मामले सामने आए। शंकरी प्रसाद मामला, गुड, सूरजभान सिंह बनाम सरकार, गोलकनाथ मामला, केशवानंद भारती, इंदिरा गांधी मामला। इंदिरा गांधी का कौन सा मामला था भाई? मेनका गांधी मामला था ना। 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद मामले में मूलभूत ढांचे का विकास का एक महत्वपूर्ण मामला था। जो देखो इतना डिटेल मत जाओ, किस मठ में थे, किस भूमि का वो लिया गया था, फिर क्वेश्चन तुम्हारा बहुत लेंदी होते चला जाएगा, शब्दों की सीमा बढ़ जाएगी। यदि 150 शब्द में लिखना होगा तो फिर कैसे लिखोगे? ठीक है, तो थोड़ा सा इन चीजों को ध्यान रखो, इतना डिटेल मत करो।
परंतु मूल ढांचे में प्रभावित किए बिना इस फैसले के मूल ढांचे में निम्न समावेशित किया गया। इस फैसले में संसदीय सर्वोच्चता को संविधान सर्वोच्चता से प्रतिस्थापित किया गया। न्यायपालिका एवं सरकार का पृथककरण, बाध्यता संविधान में बाध्यता है, मूलभूत ढांचे को अपनाना, 9वीं अनुसूची का न्यायिक समीक्षा, लोकतांत्रिक स्वरूप की स्थापना, ये सही है। ये तुमने ना इस तरह से सही किया कि इस तरह का चीजें ऐड करने की कोशिश की गई। लेकिन एक बात मैं ये जरूर कहूंगा कि यहाँ पे जो ये डिटेल लिखे हो इसको कम करो। और दूसरा जो तुम्हारे लास्ट में जो लिखा है बहुत बढ़िया, केशवानंद भारती एक महत्वपूर्ण निर्णय था जो फिर मठ की भूमि को प्राप्ति नहीं कर सके, उनका कहानी नहीं लेके आओ, बताओ कि महत्वपूर्ण था, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट आ जाता है और किस प्रकार से केंद्र जो सरकारें होती हैं जो उस सरकारों की अल्टीमेट पावर का जो कंसेप्ट है ना कि हम कुछ भी कर सकते हैं, इस पे रिस्ट्रिक्शन लगाने का काम करती है। ठीक है दलीप? ओके सर। और क्या करना चाहिए एडवांस बनाने के लिए? एडवांस बनाने के लिए कुछ रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, बस अपनी बातों को ही थोड़ा सा और कम करो, क्योंकि कुछ डिटेल ज्यादा हो रखी है, वो चीजें उतना डिटेल में हमें नहीं लिखना है कहानी। हाँ, थोड़े और पॉइंट, कुछ और केसेस वगैरह जो मैंने बताया कि उस तरह से किस तरह का इनहेंस, क्योंकि देखो इवेल्युएशन बताना है। केशवानंद भारती के मामले के बाद जिस तरह से जो नए नए केसेस सुप्रीम कोर्ट में आए उसमें क्या क्या इनहेंसमेंट होती है, इसकी बात यहाँ पे थोड़ा सा करते, एक दो लाइन में करते, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है सर, इस क्वेश्चन में क्या करंट भी जुड़ सकता है? 100%। मैंने बोला ना कि राष्ट्रीय न्यायिक जुडिशरी नया केस था, लेके आई यूपीए एनडीए की सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिड कर दिया। जोड़ सकते थे, यदि याद है तो अच्छी बात है। ओके सर, आगे नहीं याद रखेंगे। ये फाइनल आंसर नहीं है, आंसर फाइनल नहीं। मैंने क्या कहा, मैं आपको ये बता दूं कि प्रश्न लिखने कैसे हैं, टारगेट कैसे करना है, प्रश्न को अप्रोच कैसे करना है, और साथ में जैसे जैसे आपके नॉलेज बढ़ेंगे क्वेश्चंस में निखार दिखेगा। स्टार्टिंग पीरियड में थोड़ा थोड़ा लगेगा, ये पता नहीं ये भी ऐड कर सकते थे, वो इसीलिए तो बोल रहा हूं लिखो तो सही, जो मन में आए लिखो, क्योंकि जब तक तुम लिखोगे नहीं तब तक चेक किस पे किया जाएगा। और यहाँ बात है कि लोग सोचते हैं कि मैं पहली बार ही लिखूंगा, अच्छा लिखूं, ऐसा नहीं हो सकता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि शुरुआत करोगे गलतियां होंगी, और गलतियां नहीं होंगी तो इसका मतलब है तुम या तो सुधरने के लिए तैयार नहीं हो, या तुम अपने गलतियों को आइडेंटिफाई नहीं करना चाहते। क्योंकि पहली बार होता है, ग्रेजुएशन का टाइम है, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया या तैयारी शुरू किए तो शुरू में परेशानियां होंगी, दिमाग में बहुत सारे ख्याल भी तुम्हारे आएंगे। उन चीजों को लिखो, तुम्हें लगता है कि हाँ मुझे ये बेस्ट है लिखना, मैं लिख सकता हूँ, लिखो, हम तो चेक करने के लिए तैयार हैं, हम तो देखेंगे, हम बताएंगे ही। अब मैंने खुद पहले आंसर्स तुम्हें बता दिया कि देखो इस आंसर में इस तरह के पॉइंट्स ऐड कर सकते थे, इस तरह से पॉइंट्स को लिख सकते थे। अब खुद भी तुम उस पैरामीटर पे भी अपने प्रश्नों को देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि हाँ कुछ पॉइंट हटा सकते थे, कुछ पॉइंट को ऐड कर सकते थे, ये आपको खुद भी फील हो जाएगा। और यही चीजें जब आप एक साइकिल कंप्लीट कर लेते हो तो आप खुद आपके अंदर ये क्वालिटी आ जाएगी, आप अपने क्वेश्चंस को स्ट्रक्चर कर सकते हो। ठीक है, यस सचिन, क्लियर हो गई बात? और कुछ? हाँ बिल्कुल सर, मैं समझ गया। ठीक है दलीप, कुछ पूछना है तुम्हारे सेंसस में? नो सर। ठीक है, फिर से इसको लिख करके सेंड करो। यस आलोक, आप हैं? यस सर। ठीक है, ये जो तुमने लिखा ऊपर जो डिजाइन बनाए हो इसको अलग पेज पे बनाओगे। आई मीन ये तुमने क्वेश्चन को फ्रेमिंग करने की कोशिश की, राइट? यस सर। हाँ, तो इसको ना थोड़ा साइड में कर लिया करो, ब्लॉक में कर लिया करो, प्रश्न के साथ नहीं, अलग पेज में कर लिया करो। मूल ढांचे का तात्पर्य संविधान में निहित उन प्रावधानों में से है जो संविधान और भारतीय राजनीति और लोकतांत्रिक आदर्शों को प्रस्तुत करती है। इन प्रावधानों का संशोधन द्वारा नहीं हटाया जा सकता। वस्तुतः ये प्रावधान अपने आप को अपने इतने महत्वपूर्ण है कि इसमें नकारात्मक बदलाव से संविधान का सार तत्व जो जनमानस के विकास के लिए आवश्यक है नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। यद्यपि संविधान में मूल ढांचे, अब देखो इतना टाइम नहीं है, ये इतना जगह नहीं मिलेगा तुम्हें, इतना नहीं कर पाओगे, क्योंकि देखो यहाँ पे मूल ढांचा का तात्पर्य निहित है प्रावधानों में,
प्रावधानों में निहित है, क्योंकि क्लियर तो नहीं है कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन तो नहीं है कि कौन सा मूल स्ट्रक्चर है। नहीं, क्यों? क्योंकि ये डिसाइड कौन कर रही है? टाइम टू टाइम जुडिशरी हमारी न्यायपालिका डिसाइड कर रही है, हमारी न्यायपालिका बता रही है कि कौन कौन सा पार्ट मूल ढांचा का है। लेकिन हाँ, मूल ढांचा का तात्पर्य है संविधान के निहित उद्देश्य से। ठीक है, ठीक है सर। यद्यपि संविधान में मूलभूत ढांचा का उतना स्पष्ट क्या है ही नहीं, किंतु न्यायालय के विभिन्न वादों और निर्णयों द्वारा गुड स्पष्ट समझा जा सकता है। संविधान के मूल ढांचा के सिद्धांत को 1973 केशवानंद भारती मामले का आधार पर समझाया जा सकता है। इस मामले में मूल ढांचे के सिद्धांत के विकास में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। न्यायालय के निर्णय देखने में आ सकता है शंकरी प्रसाद मामला, सज्जन कुमार बनाम राज्य सरकार के अंतर्गत न्यायालय ने संसद के संशोधन को पूर्ण शक्ति प्रदान की। गोलकनाथ मामला पंजाब सरकार, केशवानंद भारती मामले के तहत गोलकनाथ के मामले के निर्णय सक्षम न्यायालय की चुनौती दी गई। इस मामले में मूल ढांचे का सिद्धांत को वादियों को द्वारा निखारा गया। मध्यतः न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 368 जो संसद को संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान करता है के तहत संविधान में मूल ढांचे के सिद्धांत में बदलाव नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो लेकिन थोड़ा सा कंटेंट कम करो, क्योंकि कंटेंट ज्यादा होगा, कुछ चीजें और डिटेल है। जैसे यहाँ पे जो आपने ये जो पॉइंट लिखा है, भारतीय संविधान के 70 वर्षों के बाद एक जीवन दस्तावेज की तरह अपनाया गया अस्तित्व बनाए हुए है। भारतीय न्यायपालिका संवैधानिक व्याख्या की प्रक्रिया अनवरत विकास कर रही है। आवश्यक है कि संविधान के माध्यम से न्यायपालिका को पारदर्शी और न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने का प्रयास किया जाए। कंक्लूजन में हम थोड़ा केशवानंद भारती मामले को डिस्कस करेंगे। तुमने सजेशन गलत नहीं दिया है, हमारा सजेशन सही है, लेकिन ये सजेशन यहाँ पे नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकुलर केस दिया गया है केशवानंद भारती। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे ये ऐड कर देते कि केशवानंद भारती मामले के बाद किस तरह से मूलभूत ढांचे का विकास होता है, और उसके बाद जो हमारा संविधान का जो उद्देश्य है कि न्यायपालिका और राज्य सरकारें, न्यायपालिका समय समय पे सरकार को क्या करे, मूलभूत ढांचे के माध्यम से ही सही उसके उद्देश्य और संविधान के उद्देश्य और संविधान में निहित आशय को व्याख्यात करे, ताकि कोई भी सरकार अपनी अल्टीमेट पावर का यूज करके किसी के मौलिक अधिकार या संविधान के निहित उद्देश्यों को क्या करे, रिवोक न कर सके, हटा ना सके। इस तरह से स्टेटमेंट दिया जा सकता था। तो थोड़ा सा यहाँ पे कंक्लूजन में आप केशवानंद भारती मामले को इशू को एड्रेस करते हो कंक्लूजन लिखिए, ताकि बहुत अच्छा है। कोई दिक्कत? ठीक है सर। नहीं सर, ठीक है। ठीक है, बाकी सेकंड क्वेश्चन हम अगले डेज चेक कर लेंगे। ठीक है सर। और अनुसूली? नहीं सर, मेरा नहीं हुआ। यहाँ ठीक है, 368 अनुच्छेद 368 संसद के यह प्रावधान देता है कि ये जो तुमने लिखा है कि मौलिक अधिकारों से संशोधन कर सकते, ये नहीं कहा। उसने कहा कि संविधान के किसी भी भाग में यदि संशोधन करना चाहती है सरकार तो आर्टिकल 368 के तहत वो कर सकती है। लेकिन प्रॉब्लम तब क्रिएट होता है जब वो हर पार्ट को मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं, या कहते हैं कि हम किसी भी पार्ट को, किसी भी भाग को ओमिट कर सकते हैं या उसमें कोई चेंजिंग कर सकते हैं। तब जाकर के ये मामला उठता है, और वो पहला मामला बनता है तुम्हारा शंकरी प्रसाद का मामला में। कि शंकरी प्रसाद के मामले में कहा जाता है कि जो चीजें चेंजिंग की गई है, क्या संविधान के पूरे पार्ट में कर सकता है या मौलिक अधिकार में कर सकता है, किस में नहीं किया जा सकता। तो उसने कहा कि मौलिक अधिकार इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो कर सकते हैं, वहां पे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही गोलकनाथ मामला आता है, शंकरी प्रसाद मामले को पलट दिया जाता है, ठीक है। लेकिन गोलकनाथ मामले में कहा जाता है उसको पलटने के लिए लोग 24वां संविधान संशोधन लाते हैं, और 24वां संविधान संशोधन की वैलिडिटी चेक करने के लिए, वैलिडेशन चेक करने के लिए वो आता है केशवानंद भारती मामला। और तुम्हें केशवानंद भारती मामला को डिटेल करना है थोड़ा। उसके बाद यहाँ पे तुमने ठीक किया कि केशवानंद भारती मामले को लिखे हो, लेकिन बाकी के केस हो, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सिर्फ सुनो। वर्ष 1973 का केशवानंद भारती मामला संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत के विकास में एक ऐतिहासिक घटना है। उसके बाद कैसे डेवलपमेंट होगी वो तो तुम्हें प्रश्न में लिखा ही नहीं ना। यस सर, अगेन लिखेंगे। आप मेरी बात को फिर से ध्यान से समझिएगा अनुसूली। क्वेश्चन कह रहा है कि
केशवानंद भारती मामला संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत के विकास में ऐतिहासिक घटना। तो ऐतिहासिक घटना कैसे है? क्योंकि केशवानंद भारती मामला आने के बाद देखते हो कि बाकी जो केसेस आते हैं उन केसेस के माध्यम से इस प्रकार से न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट बेसिक स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करते चली जाती है, नए नए चीजों को बेसिक स्ट्रक्चर्स में जोड़ते जाते हैं। इन बातों को आपको लिखना है, साथ में ये भी बताना है कि किस तरह से मेनका गांधी का मामला एसआर बोमई मामला होता है, क्या कोल्हन केसम का मामला जो होता है उसमें किस बात की कही गई। तो ऐसे केसेस को देखोगे, पहले वो लक्ष्मीकांत के बुक में लिखी हुई होंगी, ये चैप्टर जहां भी पढ़ा होगा तुमने उसमें देखना कि सीक्वेंस में लिखी, उसके एक दो लाइन तुम्हें याद रखना है। अब यहाँ से तुम्हारे प्रीलिम्स के भी क्वेश्चंस बन जाएंगे तो भी कर लोगे। मान लो कोई पार्टिकुलर केस पूछा जाता है यूपीएससी के एग्जाम्स में, वहां मिलेंगे, लेकिन यूपीएससी में ये चीजें नहीं आएगी। वहां पे ये आ सकता है कि कर सकती है कि नहीं कर सकते, किस कंडीशन में कर सकती है, क्या सिर्फ इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है। ऐसे देखोगे प्रीवियस ईयर के पेपर से पता, एक आइडिया तुम्हें मिलेगा। तो आपको मैं एक सजेशन दे रहा हूँ कि आप और बाकी जो जितने भी लोगों ने प्रश्न लिखा है वो दोबारा से उस आंसर्स को कल शाम के पहले लिख करके मुझे सेंड कर दीजिएगा, क्योंकि मैं अगले क्लास में आपके प्रश्न को शामिल नहीं करूंगा जो आपने लिखा, लेकिन उसके पर्सनली फीडबैक मिल जाएंगे। अगले क्लास में जो मैं डिस्कस करूंगा वो होगा सेकेंड वाला क्वेश्चन, जो एकात्मक परिसंघीय को लेकर के। ठीक है, बाकी और किसी का आंसर बचा हुआ है? आई थिंक राघवेंद्र आप हैं? जी सर। सर वर्ड लिमिट नहीं दी हुई थी तो इसके लिए। अरे नहीं, मैं देखो शुरू में जो जितने भी प्रश्न दे रहा हूँ ना उसमें कोई मैं वर्ड लिमिट नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि अभी प्रश्न सीखने हैं ना, अभी सीखना है। प्रॉब्लम तब होता है ना कि नॉलेज बहुत ज्यादा है और कम लिखना है। प्रॉब्लम तब नहीं होता है कि नॉलेज कम है और ज्यादा लिखना है। तो अभी मैं ये मान के चलता हूँ कि अभी सब लोग स्टार्टिंग पीरियड में हो, अभी आप लोगों को जितना लिखना है लिखो, कम तो कर लेंगे, ज्यादा बड़ा है तो छोटा कर लेंगे, छोटा को बड़ा बनाने में प्रॉब्लम है। गेटिंग माय पॉइंट? जी सर। यहाँ पे बड़े को छोटा किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल मामले के ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए संविधान के मूल ढांचे का ऐतिहासिक सिद्धांत देने का साथ साथ संविधान की सर्वोच्चता को व्यवहारिक रूप में बनाए कायम रखा। गुड। ऐतिहासिक रूप से इस बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व के संवैधानिक रूप को बदल दिया, जो प्रस्तावना मूल अधिकार एवं संविधान संशोधन 368 से संबंधित सही लिखे हो, एवं जो कि बेरूबारी गोलकनाथ बाद पर आधारित था। समय समय के साथ सर्वोच्च न्यायालय ने इस फैसले के आधार बनाकर संविधान के मूल ढांचे की व्याख्या की। संसद आर्टिकल 368 के आधार पर मौलिक अधिकार सहित ये क्या लिखा आपने? संविधान संशोधन सहित सभी संविधान संशोधन कर सकती है, बशर्ते संविधान का मूल ढांचा प्रभावित न हो। मूल ढांचे का बाद शंकरी प्रसाद मामला, गोलकनाथ मामला सारा आपने यहाँ पे डाला है। आज तक इन्हीं मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती में दिए गए आधारभूत ढांचे के सिद्धांत के आधार बनाकर इसे व्यापक रूप से परिभाषित किया है। संसद द्वारा समय समय पर किए गए अतिक्रमण पर आगामी आने वाले समय समय पर संसद के कानून बनाने की सीमा से सीमित कर संविधान सर्वोच्च से बाहर रखा, सर्वोच्च में रखा। इन्हीं बात पर फैसला सुनाते सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर परिभाषित किया कि मूल ढांचा के सिद्धांत के तहत कौन कौन से आते हैं एवं विभिन्न फैसलों में निम्नलिखित अवयव या घटना के रूप में पहचान की जा सकती है, संविधान की स्वच्छता आदि। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे से परिभाषित नहीं परंतु संविधान के कुछ विशेषताओं में मूलभूत ढांचे के रूप में निर्धारित किया। तीसरी नींव जिसकी नींव केशवानंद भारती मामले में दिखाई पड़ती है। तब से आज तक संविधान के मूल ढांचे के विकास में ऐतिहासिक रूप से देखने को मिलता है। निष्कर्षतः भले ही आलोचनाओं द्वारा इन वादों में संविधान संशोधन एवं दिए गए निर्णय को न्यायिक अतिक्रमण कहा, लेकिन समर्थकों ने बहुवाद एवं अधिनायकवाद के खिलाफ सुरक्षा के रूप में माना, लेकिन निर्णय केशवानंद भारती मामले में रूप में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। देखो ये नहीं जाना है, ठीक है, कि बहुलवाद अधिकतवाद। यहाँ पे थोड़ा सा कोशिश ये करोगे कि केशवानंद भारती के मामले में ठीक है सरकार ने अतिक्रमण करने की कोशिश किया, नहीं, यहाँ अतिक्रमण नहीं कर सकते, क्योंकि देखो सरकार कानून तो बनाएगी ना, कानून बिना बनाए हुए नहीं चल सकती।
अतिक्रमण तब कहते हैं जब पूरा का पूरा किसी के राइट्स को ले लोगे। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हें मान लो कोई बीपीएसपी में कोई बात कही गई है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है, अब मान लो उसको सरकार कानून के रूप में लाना चाहे तो हो सकता है फंडामेंटल राइट का तर्क देकर के लोग जा सके। ट्रिपल तलाक पे कोई कानून बनाने की सरकार उद्देश्य है, दिया गया है बीपीएसपी में, उस पर भी बात करके आगे आएगी। अतिक्रमण की बात नहीं, राइट कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि वायलेट करने की कोशिश कर रही है। अतिक्रमण पूरी तरह से अतिक्रमण नहीं कह सकते हैं, पूरा का पूरा सरकार, कोई भी सरकार अतिक्रमण नहीं कर सकती, लोकतांत्रिक सरकार अतिक्रमण नहीं करेगी। आपने जो प्रश्न लिखा है उसके स्ट्रक्चर्स ठीक है, लेकिन कोशिश ये करना है कि यहाँ पे ये जो वार्ड लिखे हो, ये वाली जो बात है। हाँ, अगर सर ये मतलब वो 250 उसमें रहता है ना 3 पेज में, तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता एक एक करके। मुझे लगा सर 150 में, इसलिए मैं 2 पेज में। नहीं ठीक है, 2 में भी है तो कोई दिक्कत नहीं, 150-200 शब्दों में भी तुम लिख रहे हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे जो तुमने कंक्लूजन दिया ना, इस कंक्लूजन को चेंज करो जी, ठीक है। यहाँ पे ये बताओ कि एब्सोल्यूट पावर नहीं है। यदि आप 368 के तहत संसद को संविधान ने पावर दिया है कि किसी भी पार्टिकुलर एरिया को रिमूव करना चाहे या कुछ ऐड करना चाहे, तो एब्सोल्यूट नेचर नहीं होना चाहिए कि कुछ भी करे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जो भी उसकी वैलिडेशन होगी, गोलकनाथ मामला एक ऐतिहासिक मामला है, क्योंकि इसके बाद आए सभी वादों के द्वारा एक संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है वो इवॉल्व करता है, और समय समय पे न्यायपालिका के द्वारा यह बताई जाती है, जिससे सरकार के लिए भी और खास करके संसद की सर्वोच्चता को भी बना रहे और संविधान की सर्वोच्चता भी बनी रहे। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया कि आपने पूरी की पूरी इधर की डिटेल की है, लेकिन इवैल्यूएशन कैसे होता है, हाँ सर, आपके प्रश्न में कमी है, इसको थोड़ा सा फिर से लिखो। ठीक, ओके। और किसी का छूटा है? मैं कल करके दे दूंगा सर। ठीक है, तो फिर क्लास को हम ऑफ करते हैं, 5:30 हो चुका है। तो हम लोग फिर मंडे को ना कनेक्ट करेंगे 3:30 में, 3:30 बजे मंडे को कनेक्ट करते हैं सर। टेलीग्राम पे एक क्वेश्चन सेंड कर दीजिएगा। हाँ, वो शाम तक जाएगा, रात तक जाएगा। यस, और किसी को कुछ कहना है? हम ऑफ करें क्लास। ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर।